हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम डीमन स्लेयर सीजन 4 के पूरे सीजन को एक वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी होने वाली है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कर लेना। और कल से आने वाले हैं न्यू एनिमेज इस चैनल पे, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सानेमी और ओबनाई दिखाए जाते हैं जो कि डीमन स्लेयर के बाकी के 2 मेंबर के साथ मिलके एक डीमन का पीछा कर रहे होते हैं। इसके बाद वो एक पुराने से कैसल के पास पहुंचते हैं और तभी ओबनाई बोलता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ पे किसी को लाया गया है। तभी उनमें से एक बंदा बोलता है कि मैंने कल रात उनका पीछा किया था और जब मैं कैसल के अंदर गया था ना तो मुझे वहाँ पे कोई भी नहीं मिला। तभी सानेमी काफी गुस्से में बोलता है कि ऐसे ही कोई थोड़ी ना गायब हो जाता है, तुमने उनको इतनी आसानी से कैसे जाने दिया। तभी एक डीमन स्लेयर बोलता है कि हमने तो उस विलेज पे काफी अच्छे से नजर रखी थी, बट उसके बाद भी वो लोग वहाँ से लड़कियों को लेके गायब हो गए। तभी उन लोगों को एक डीमन दिखाया जाता है जो कि एक लड़की को लेके जा रहा होता है और इसके बाद वो लोग ना उनका पीछा करने लगते हैं। तो वो डीमन भी उन लोगों को देख लेता है और पता है वहाँ पे क्या बोलता है कि मुझे इन लोगों को पहले ही मार देना चाहिए था। बोल तो ये ऐसे रहे जैसे कि ये हरा ही देगा सानेमी और ओबनाई को। इसके बाद वो लोग भी कैसल के अंदर चले जाते हैं और तभी एक डीमन जो होता है ना वो एक डीमन स्लेयर के ऊपर अचानक से अटैक करने वाला होता है, लेकिन ओबनाई उसे काफी इजीली से बचा लेता है। और इसके बाद एक एक करके काफी सारे डीमंस अटैक करने लगते हैं उनके ऊपर, बट ओबनाई और सानेमी मिलके काफी इजीली उन सभी को मार देते हैं। वो जो डीमन स्लेयर के जो 2 मेंबर होते हैं ना उनको काफी ज्यादा हार्ड हो रहा था उनको मारने में। और तभी ओबनाई जो होता है ना वो उन दोनों डीमन स्लेयर को बोलता है कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम दोनों यहाँ पे रहोगे तो केवल हमारी मुश्किलें ही खड़ी होंगी। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों को वहाँ पे फील हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है और ये इन डीमंस का ट्रैप है, क्योंकि आज तक इन लोगों ने इतने सारे डीमंस को एक साथ कभी भी नहीं देखा था। और तभी ऊपर से ना एक लड़की की आवाज आती है मदद मांगने की, और तभी जो सानेमी होता है वो ऊपर जाता है ना तो वहाँ पे लिटरली उसको काफी सारे डीमंस दिखाई देते हैं। बट जो सानेमी होता है वो अपने विंड ब्रीदिंग का 2nd फॉर्म को यूज करता है और एक ही बार में उन सभी डीमन को काफी इजीली मार देता है। और तभी वहाँ पे ओबनाई भी आता है और वो अपने सर्पेंट ब्रीदिंग की 5th फॉर्म को यूज करता है और बाकी बचे कुछ जो डीमन होते हैं उन सभी को मार देता है। तभी वो डीमन छिपा हुआ होता है और बोलता है कि भाई ये लोग तो काफी ज्यादा पावरफुल है और मुझे इतना तो पता चल गया है कि ये कोई नॉर्मल डीमन स्लेयर तो नहीं है, मुझे तो ये हाशिरास लग रहे हैं। और वहाँ पे सानेमी जो होता है ना वो काफी तेज चिल्लाते हुए बोलता है कि ओए डीमन, उस लड़की को वहीं पे रख दे और तू भी वहीं पे सरेंडर कर दे, नहीं तो मैं तुझे वहीं पे खत्म कर दूंगा। और वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसके रास्ते में काफी सारे डीमंस आए जा रहे थे, बट वो उन सभी को काफी इजीली निपटाए जा रहा था। और इसके बाद वो डीमन जो होता है ना वो छत पे चला जाता है और जब सानेमी और ओबनाई भी छत पे जाते हैं तो वहाँ पे उसको फिर से अगेन काफी सारे डीमंस दिखाई देते हैं। और वहाँ पे उन दोनों को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि भाई लगातार इतने सारे डीमंस कहाँ से आए जा रहे हैं। और तभी ओबनाई बोलता है कि तुम जाके उस लड़की को बचाओ, इन सभी को तो मैं काफी इजीली निपटा दूंगा। और सानेमी इसके बाद उस लड़की को बचाने के लिए जाता है और जो हमारा ओबनाई होता है वो अपने सर्पेंट ब्रीदिंग के 3rd फॉर्म को यूज करके उन सभी को वहाँ पे फिर से काफी इजीली टपका देता है। और इसके बाद सानेमी जो होता है वो और उसका पीछा करता है और काफी ऊपर जाता है और बोलता है कि भाई तू कब तक छिपते रहेगा, एक बार तो हत्ते आएगा ही, तो चुपचाप अभी आ जा हत्ते। और अगेन उसके ऊपर काफी सारे मॉन्स्टर अटैक करते हैं, बट हमारा जो सानेमी होता है वो अपने विंड ब्रीदिंग का 4th फॉर्म को यूज करता है और उन सभी का ढेर वहाँ पे काफी जल्दी वो लगा देता है और बारिश भी होने लगती है, देख सकते हो किस चीज की। और तभी जो मॉन्स्टर होता है वो बोलता है कि अगर तुझे ये लड़की चाहिए तो ले ले, फिर ले पकड़ इसको, कैच कर। और इसके बाद वो उसको काफी दूर फेंक देता है, बट तभी वहाँ पे ओबनाई अचानक से आता है और वो उस लड़की को कैच कर लेता है। और इसके बाद वो दोनों उस डीमन का पीछा करने लगते हैं और वो कैसल के अंदर जैसे ही जंप करते हैं ना तो वहाँ पे उनको दिखाई देता है इन्फिनिटी कैसल। और लिटरली ये देख के वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वहाँ पे अनगिनत डीमंस होते हैं, मतलब कि चारों तरफ केवल डीमंस ही डीमंस दिख रहे थे। और वहाँ पे उन दोनों को तो भाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हम क्या देख रहे हैं। और इसके बाद सानेमी जो होता है वो उस डीमन को मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वो कैसल ही वहाँ से गायब हो जाता है। तभी ओबनाई बोलता है कि भाई आखिरकार ये क्या हो गया और वो सभी डीमंस कहाँ चले गए। और तभी सानेमी बोलता है कि भाई मैंने इस चीज का पीएचडी तो किया नहीं, तो मुझे भी कहाँ से पता रहेगा कि कहाँ गए वो लोग। और इसके बाद हमें कनाओ दिखाई जाती है जो कि अपना मिशन कंप्लीट करके जा रही थी। और इसके बाद हमें सुमिकियो और नाओ दिखाए जाते हैं और वो तीनों मिलके कनाओ का वहाँ पे काफी अच्छे से स्वागत करती है
और इसके बाद कनाओ जो होती है वो शिनोबू से मिलने के लिए जाती है। तभी शिनोबू बताती है कि स्वर्ड्समिथ विलेज में वही हुआ जो कि मैंने सोचा था। मित्सुरी, तांजीरो और मोइचिरो और बाकी लोगों के कारण हमने 2 अपर मून डीमन, और सबसे खास बात यह है कि अब नेजुको को सूरज में भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वहाँ पे भी चल सकती है और इस चीज के कारण हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है। और अब मोजाम जो है वो नेजुको को पाने के लिए काफी सारे डीमंस को भेजेगा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, ताकि वो उसको हासिल करके उसको एब्जॉर्ब करके खुद सूरज में चल सके। तो अभी तो मैं हाशिरा के मीटिंग में जा रही हूँ, तो तुम प्लीज नेजुको का ख्याल रखना। फिर इसके बाद हमें तांजीरो दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि क्या सच में वो लोग अपने विलेज को चेंज करने वाले हैं। और तभी जो उसके बगल में बंदा होता है ना, वो बोलता है कि मुझे इसके बारे में एकदम कंफर्म तो नहीं पता, बट उन लोगों को अभी भी फील होता है कि विलेज में खतरा है, तो इसीलिए वो लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे और जगह अपनी चेंज कर रहे हैं। और ये बहुत ही बढ़िया बात थी कि वहाँ पे केवल 2 अपर मून डीमन ही थे और उसकी जगह पे और कोई भी नहीं आया। तांजीरो भी बोलता है कि जो अपर मून डीमन होते हैं वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और वो बंदा भी बोलता है कि डीमन स्लेयर के लोगों के पास ऐसे ही सिचुएशन के लिए काफी सारे खाली विलेजेस है, और अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो इसीलिए उन विलेजेस के लोगों को दूसरी जगह पे जल्दी से भेज दिया जाएगा। तभी वो बंदा बोलता है कि यार तुम 7 दिनों बाद उठे हो और तुम इतना सारा खाना खा रहे हो, ये तुम्हारे शरीर के लिए ठीक है? तभी तांजीरो बोलता है कि हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मित्सुरी ने भी मुझे बताया था कि उसने भी काफी ज्यादा खाना खाया था। तभी वो बंदा बोलता है कि यार मित्सुरी की तो कुछ बात ही अलग है, वो तो इस दुनिया में इकलौती है ऐसी। और तुम्हें ये पता है कि मित्सुरी और मोइचिरो सिर्फ 2 दिन के स्लीप के बाद ही एकदम फुल रिकवर हो गए थे। तांजीरो भी बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा और मैं इस कारण उन दोनों की काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ। और वो बंदा बोलता है कि भाई तू भी पीछे नहीं है, अब तू भी धीरे धीरे उनके बराबर आते जा रहा है। और मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि वहाँ पे किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ, और मैंने सुना है कि तुम्हारी बहन काफी ज्यादा स्पेशल हो गई है। तभी तांजीरो बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, अब वो बहुत ही बढ़िया है और अब वो सूरज में भी निकल सकती है बाहर। देखने वाली बात यह है कि क्या वो एक ह्यूमन में चेंज हो रही है या फिर एज अ डीमन इवॉल्व कर रही है। मैं इस चीज के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और तभी वो बंदा बोलता है कि क्या शिनोबू मैम उसे देख रही है, लेकिन तभी तांजीरो बोलता है कि ऐसा नहीं है, उन्हें तमाऊ देख रही है। और तभी वो बंदा बोलता है कि ये है कौन, मैंने तो कभी इनके बारे में नहीं सुना। और ये सुनते ही तांजीरो के गले में खाना अटक जाता है और वो सोचता है कि भाई क्या बंदा है ये। और वो बंदा भी बोलता है कि जब से तुम्हारी बहन के साथ वो हुआ है उसके बाद से यहाँ पे काफी ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं लोग, विलेजेस के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और निगरानी रखने के लिए बोला गया है। साथ ही यहाँ पे हाशिरास की मीटिंग भी चल रही है। और इसके बाद हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं मीटिंग में, जहाँ पे सानेमी जो होता है वो मित्सुरी और मोइचिरो से उनके लड़ाई के बारे में पूछ रहा होता है। तभी मित्सुरी वहाँ पे बताती है कि भाई मुझे तो लिटरली काफी ज्यादा मजा आया और हम सभी ने उनको काफी इजिली हरा भी दिया। काफी इजिली तो नहीं था, बट ताकत लगा के हरा दिया। तभी सानेमी वहाँ पे रोते हुए बोलता है कि भाई मेरी किस्मत क्यों इतनी खराब है, मुझे भी अपर रैंक डीमन से लड़ना है। और ओबनाई जो होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों कैसे हो, ठीक तो हो ना? और मित्सुरी भी बोलती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। और वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और बोलती है कि ये कितना ज्यादा प्यारा है, इसको मेरी कितनी ज्यादा चिंता हो रही है। मोइचिरो भी बोलता है कि मैं ठीक तो हूँ, बट मेरी अभी तक पूरी पावर रिकवर नहीं हुई है। तभी जो स्टोन हाशिरा होता है वो बोलता है कि अगर हम एक और हाशिरा खो देते तो भाई हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली थी, बट मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम सबने मिलकर 2 अपर मून डीमंस को हरा दिया है। तभी शिनोबू बोलती है कि तुम दोनों के जख्म तो काफी जल्दी भर गए, तो तुम दोनों आखिरकार किया क्या था? और गियो भी बोलता है कि हाँ मास्टर, अभी हमसे इसी बारे में बात करने वाले हैं। और तभी वहाँ पे लेडी अमाने आती है और वो बोलती है कि आज हाशिरा मीटिंग मैं करने वाली हूँ क्योंकि मास्टर की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रखी है और इस कारण वो यहाँ पे नहीं आ सकते, और इसलिए मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती हूँ। वहाँ पे ये सुन के सभी लोग काफी हैरान होते हैं और गियोमी जो होता है वो बोलता है कि मैं मास्टर की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए इसलिए प्रार्थना करूंगा और आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। और तभी लेडी अमाने बोलती है कि मैं आप सभी का शुक्रिया करना चाहती हूँ और आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि एक डीमन ऐसी हो चुकी है जिसको सूरज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इस कारण मोजाम उसको किसी भी तरीके से पाने की कोशिश करेगा और वो यहाँ पे आ भी सकता है। और इसी कारण अब हमें एक बहुत ही बड़ी लड़ाई काफी जल्दी देखने को मिलने वाली है और अपर मून
4 और 5 के साथ लड़ते हुए मित्सुरी और मोइचिरो को एक मार्क मिला है। तो क्या आप इन सभी को बता सकते हो कि आप दोनों को ये मार्क किस तरीके से मिला है? और ये सुनने के बाद ना वो दोनों वहाँ पे थोड़ा सा हैरान होते हैं और तभी वहाँ पे लेडी अमाने बोलती है सेंगोकू पीरियड में एक स्वॉर्ड्समैन था और वो मोजाम को हराने के काफी ज्यादा क्लोज पहुंच गया था और वो जो स्वॉर्डमैन था ना वो फर्स्ट ब्रीदिंग स्टाइल को यूज करता था और उस टाइम के जो स्वॉर्ड्समैन थे ना उनके शरीर पे भी इसी टाइप के कुछ यूनिक मार्क्स हुआ करते थे। तभी वहाँ पे सानेमी बोलता है कि ऐसा भी कुछ था भाई, इसके बारे में तो हमें कभी बताया ही नहीं गया था। तभी लेडी अमाने बताती है कि बहुत से स्वॉर्ड्समैन भी थे जिनको वो मार्क कभी अवेकन ही नहीं हुआ और उसको अवेकन करने के लिए उन्होंने बहुत सारे तरीके अपनाए। तो इसीलिए इस चीज के बारे में हमने छुपाया और मार्क्स के बारे में हमें काफी ज्यादा कुछ अभी नहीं पता है। और क्या पता उस टाइम पे इस मार्क को ज्यादा भाव भी ना दिया गया हो या फिर इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी गायब हो गई हो, क्योंकि उस टाइम पे कई बार ऐसे मौके आए जहां पे डीमन स्लेयर कॉर्प्स एकदम से खत्म ही होने वाले थे और उस टाइम का केवल एक ही रिकॉर्ड अभी हमारे पास है और उसमें बताया गया था कि जब एक पर्सन पे ये मार्क आता है तो उसके आसपास जितने भी होते हैं ना उन पे भी ये मार्क आने का काफी ज्यादा चांस होता है। और तभी वहाँ पे जो मास्टर का बेटा होता है ना वो बोलता है कि ये सारे फर्स्ट ब्रीदिंग पर्सन वाले नोट में लिखी गई है। तो इस जनरेशन में जिसको अब तक सबसे पहले ये मार्क मिला है वो तो अभी तक एक हाशिरा भी नहीं बना है और उसका नाम तांजीरो है। और उससे हमने इस मार्क के बारे में पूछा तो उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था और लकीली अब तांजीरो के अलावा 2 और हाशिरा है जिनके पास ये मार्क आ चुका है। तो आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि आप दोनों इस मार्क के बारे में हमें कुछ बताइए। और इसके बाद मित्सुरी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपने फाइट के बारे में बताने लगती है। भाई वहाँ पे मित्सुरी इतने स्टाइल में बता रही होती है ना कि वहाँ पे लिटरली किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और इसके बाद वो सभी से वहाँ पे माफी मांगती है। और लिटरली वो भाई बहुत ही ज्यादा फनी कैरेक्टर है, वो वहाँ पे किसी को भी कुछ भी नहीं समझा पाती। और तभी मोइचिरो बोलता है कि अच्छा ठीक है फिर मैं समझाता हूँ। और तभी मोइचिरो बोलता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि मुझे ये मार्क कैसे मिला, बट जब भी मैं अपनी लड़ाई के बारे में सोचता हूँ तो मुझे कुछ और चीजें भी याद आने लगती है और वो लड़ाई से एकदम ही डिफरेंट था। और अकॉर्डिंग टू मी जब तक कुछ कंडीशंस को हम कंप्लीट नहीं करते तब तक हमें ये मार्क नहीं मिलेगा। तो मैं ट्राई करता हूँ आप लोगों को बताने की कि ये मार्क कैसे आ सकता है। तो पिछली लड़ाई के टाइम पे मुझे जहर दे दिया गया था और शायद मैं उस लड़ाई में ना भी बचता या फिर मैं मर भी सकता था और मैंने वहाँ पे पॉइजन को रोकने के लिए अपने ब्रीदिंग टेक्निक का भी यूज किया। और तभी अचानक से वहाँ पे एक लड़का आया और उसने मुझे काफी ज्यादा बचाने की कोशिश की और मुझे जैसे ही फील हुआ कि वो लड़का मरने वाला है तभी मुझे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आने लगी। और उन पुरानी मेमोरीज को जान के मेरे अंदर इतना ज्यादा गुस्सा भर गया कि मैं अपने इमोशंस को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाया। उस टाइम पे मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि मुझे और कुछ फील ही नहीं हो पा रहा था। तभी शिनोबु बोलती है कि तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा पॉइजन था, तुम उसके बाद भी फाइट कर रहे थे, तुम्हारे लिए तो काफी ज्यादा हार्ड सिचुएशन होगा। तभी मोइचिरो बोलता है कि तुमने एकदम सही कहा, बट वही सिचुएशन है जहाँ पे हमने उस मार्क को अवेकन किया था। उसी एक सिचुएशन के बीच में अगर आप जिंदा बच जाते हो तो चांस है कि आपको वो मार्क मिल सकता है, बट अगर आप उस सिचुएशन में नहीं बच पाते हो तो आपको वो मार्क नहीं मिलने वाला। तभी सानेमी बोलता है कि अच्छा तो वो मार्क लाना इतना ज्यादा इजी है क्या? और तभी गियो बोलता है कि तुम्हें तो सब कुछ आसान ही लगता है और ये भी तो तुम्हें काफी ज्यादा इजी लग रहा है। और ये सुन के वहाँ पे सानेमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी शिनोबु भी बोलती है कि अच्छा तो मतलब कि अब हमारा नेक्स्ट गोल है हमारे शरीर पे इस मार्क को लाना। और गियो भी बोलता है कि हाँ मेरे पास एक तरीका है जिस तरीके से हम इस मार्क को अवेकन कर सकते हैं। और गियो बोलता है कि आप मास्टर को भी बता देना कि वो बिल्कुल भी टेंशन ना करे, यहाँ पे हम सब कुछ संभाल लेंगे। और लेडी अमाने वहाँ पे बताती है कि आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना होगा, जिन लोगों पे वो मार्क अवेकन हो चुका है उन लोगों पे तो अब कोई चारा नहीं बचा, बट जिन लोगों पे वो मार्क नहीं आया है ये उनके लिए खास कर है। और अगली बात जो लेडी अमाने वहाँ पे बताती है ना वो सुन के वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और तभी गियो वहाँ पे बोलता है कि यार अगर ऐसी बात है तो फिर मेरा क्या होगा? तभी गियो बोलता है कि मीटिंग खत्म हो चुकी है, लेडी अमाने यहाँ से जा चुकी है, तो मेरा यहाँ पे क्या काम, मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। और अगर आप लोग को ना पता हो और लेडी अमाने ने लास्ट में क्या बोला तो उसने शायद ये बोला होगा कि जिसकी 27 या फिर 21, मुझे एक्चुअल एज नहीं पता, उतने एज के बाद जिनके शरीर पे मार्क होता है ना उनकी डेथ हो जाती है। अब यार एकदम एग्जैक्ट एज क्या था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मैं पिछला सीजन भूल चुका हूँ, सॉरी मांगा भूल चुका हूँ जो कि मैंने रीड किया था। तो एक बार आपको एक्चुअल एज पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तभी
ओबियान काफी गुस्से में बोलता है कि क्या तुम भूल चुके हो कि तुम एक हाशिरा हो और क्या तुम अकेले ही ट्रेनिंग करना चाहते हो। और इसके बाद भी ग्यो वहाँ पे कुछ भी बोले बिना जाने लगता है और साने में काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी शिनोबू बोलती है कि ग्यो तुम हमसे बात करने की तो कोशिश करो और बताओ तो हमें तुम्हें क्या हुआ है। तो ग्यो वहाँ पे बोलता है कि मैं तुम्हारी तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ और फिर से वो जाने लगता है। लेकिन तभी साने में बोलता है कि मुझे तेरी ये बात काफी ज्यादा खराब लगी और क्या तू हमें गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है और आखिरकार तू कहना क्या चाहता है। और इसके बाद सानेमी जो होता है वो गियो को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जो हमारे स्टोन हाशिरा है वो एक क्लैप करते हैं ना, उन लोगों को लिटरली वहाँ पे लगता है कि वो लोग वहीं पे फ्रीज हो चुके हैं। और तभी गियोमी बोलता है कि तुम लोग यहाँ पे चुपचाप बैठ जाओ और अभी हमारा डिस्कशन खत्म नहीं हुआ और मेरे पास फिलहाल के लिए एक आइडिया है। तभी वो जो बंदा होता है ना वो फिर से तानजीरो के पास खाना लेके आता है और वो बोलता है कि आखिरकार वो तीनों बच्चियां जो थी वो कहाँ पे है और मैंने तो तुम्हारी बहन को भी नहीं देखा। तभी तानजीरो बताता है कि वो तीनों अभी शायद नेजुको के साथ खेल रही होंगी और अब तो नेजुको भी धीरे धीरे बोलना सीख रही है। और तभी वो बंदा बोलता है कि वो जो येलो बाल वाला बंदा है ना, अगर वो यहाँ पे आ जाएगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। और इसके बाद जेनोत्सु जो होता है ना वो मिशन से आ चुका होता है और इसके बाद जो तीनों लड़कियां होती है ना वो जेनोत्सु से मिलने के लिए जाती है और वो तीनों शुक्रिया बोलती है क्योंकि जेनोत्सु ने अपना मिशन को कंप्लीट कर लिया। और जेनोत्सु भी वहाँ पे काफी खुश होते हुए बोलता है कि तुम तीनों कितनी ज्यादा प्यारी हो, तुमने मुझे थैंक यू बोला कि मैंने मिशन को कंप्लीट कर लिया। बट सच बताओ तो ये मिशन काफी ज्यादा हार्ड था और एक पल में तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद बच भी ना पाऊं। लेकिन तभी मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम लोग क्या करती, और इस कारण मैंने उस मिशन को कंप्लीट किया और यहाँ पे वापस आया। और क्या मैं यहाँ पे नहीं था तो तुम तीनों को काफी बुरा लग रहा था। और वहाँ पे वो तीनों मना कर देती है और ये सुन के तो जेनोत्सु का दिल ही टूट जाता है। और तभी आएओई खेलते हुए बाहर आती है और तभी जेनोत्सु बोलता है कि क्या तुमने मुझे मिस किया था जब मैं यहाँ पे नहीं था। और तभी वहाँ पे निजुको आती है और वो जेनोत्सु का स्वागत करती है और लिटरली भाई जेनोत्सु को उसको देख के तो हालत ही खराब हो जाती है और उसको तो समझ में ही नहीं आता कि निजुको तो पहले जैसी लगी नहीं रही और ये तो दिन के टाइम पे बाहर निकल रही है। और वो तो एकदम पागल सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए तो मैं हजारों बार मिशन पे चला जाऊं, अपनी जान भी दे दूं। तुम्हें क्या हो गया निजुको, क्या तुम मेरे लिए बोल रही हो और आखिरकार तुमने ये मेरे लिए किया है। और ये देख के तो मैं काफी ज्यादा खुश हूँ और फाइनली अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। और आयु ये होती है ना वो तो जेनोत्सु को पीछे की तरफ खींच रही होती है और जेनोत्सु भी बोल रहा होता है कि तुम रात के समय तो काफी ज्यादा प्यारी लगती हो बट दिन में तो तुम उससे भी ज्यादा प्यारी लग रही हो। और जब हम दोनों शादी कर लेंगे उसके बाद मैं तुम्हें काफी अच्छी अच्छी चीजें खिलाऊंगा तो तुम बेफिक्र होकर मुझसे शादी करना। और इसके बाद जो नेजुको होती है ना वो बोलती है कि तुम्हारा स्वागत है इनोसुके। और ये सुनने के बाद भाई वहाँ के जितने भी लोग होते हैं ना वो तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। बट जो हमारा जेनोत्सु भैया होता है ना उसका तो भाई दिल ही टूट जाता है और काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और वो लोग बोलता है कि आखिरकार इनोसुके है कहाँ और अब मुझे लगता है कि मुझे किसी का मर्डर करना होगा। तभी वो बंदा बोलता है कि वो जो सुगर की शकल वाला बंदा था आखिरकार वो कहाँ है। और तभी तानजीरो बोलता है कि वो सुबह सुबह तो यही था बट पता नहीं कि अभी कहाँ गया है। और वो बंदा बोलता है कि वो तुम्हारी बहन को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था और हमें पता लगता है कि इनोसुके जो होता है वो नेजुको को अपना नाम बोलना सिखवाता है बट नेजुको जो होती है वो उसका नाम ढंग से नहीं ले पा रही थी। और तभी वहाँ पे जो तानजीरो की तलवार बनाते हैं ना वो आ जाते हैं। भाई मुझे इसका नाम नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। तभी तानजीरो बोलता है कि आपका स्वागत है और अब आपका तबीयत कैसा है। वो जो होते हैं ना वो काफी ज्यादा कपकपा रहे होते हैं और काफी ज्यादा सांस चढ़ी होती है उनकी और वो कपकपाते हुए शरीर से ही तानजीरो को उसकी तलवार देते हैं। तानजीरो अपनी तलवार को देख के काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि तानजीरो की तलवार के ऊपर का जो वो होता है ना कवर जैसा वो जो होता है ना वो रेंगोकू का होता है। और वो जो होता है वो वहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करते हैं बट तानजीरो से पहले ही बोल देता है कि हाँ आप टेंशन मत करो, मैं इस तलवार का ध्यान काफी अच्छे से रखूंगा। तानजीरो अपनी तलवार देखता है और लिटरली उसको वो तलवार काफी ज्यादा पसंद आता है। और जो स्वॉर्ड मेकर होते हैं ना वो बोलते हैं कि ये तलवार जिस भी मटेरियल का बना है वो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये तलवार जिस व्यक्ति की है वो तो लिटरली इनसेन लेवल पे होंगे। तानजीरो पूछता है कि आखिरकार इस तलवार के ऊपर ये डिस्ट्रॉय क्यों लिखा हुआ है। तभी स्वॉर्ड मेकर बोलते हैं कि जिस व्यक्ति ने भी इस तलवार को बनाया है ना वो चाहते थे कि ये तलवार सारे डीमंस को खत्म कर दे, तो इसीलिए उस तलवार मेकर ने इस तलवार पे अपना नाम लिखने की जगह ये लिखा है। और केवल हाशिरा ही हुआ करते थे जिसके तलवारों पे डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस लिखा करते थे। तभी तानजीरो बोलता है कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, इसके बारे में तो मुझे कुछ भी नहीं पता था बट मैंने जब इस तलवार को पिछली बार यूज किया था तब तो मुझे कुछ लिखा हुआ
हुआ इस तलवार पे नहीं दिखाई दिया था। तो इस बात पे ना वो जो स्वॉर्ड मेकर होता है ना वो तांजीरो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है और काफी गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हें उसी टाइम पे बोला था कि मैंने इस तलवार को अभी स्टार्ट भी नहीं किया रेडी करना और तुमने जबरदस्ती मुझसे वो तलवार छीन ली थी और मुझे इतना ज्यादा भी गुस्सा आ रहा है कि मैं तो तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। लेकिन तांजीरो वहाँ पे माफी मांगने लगता है और वो बंदा बोलता है कि मेरे तो अभी तक जख्म भी ठीक नहीं हुए हैं, मेरा शरीर तो काफी ज्यादा दर्द हो रहा है और तुम लोगों के कारण मुझे इस तलवार को बनाने का प्रक्रिया दोबारा से शुरू करना पड़ा था पिछली बार। और इसके बाद जो स्वॉर्ड मेकर होते हैं ना वो वहां से चले जाते हैं और तभी ये बंदा बोलता है कि मैंने उनके बारे में काफी ज्यादा रूमर सुने हैं और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये इतने ज्यादा अजीब है। और तांजीरो भी बोलता है कि वो पहले से आज काफी ज्यादा अच्छे थे। और तभी गेन्या काफी तेज चिल्लाते हुए बोलता है कि भाई मैं भी यहाँ पे बगल में लेटा हुआ हूँ और तुम दोनों इतना चिल्ला रहे हो, चुपचाप बैठ सकते हो। तभी तांजीरो बोलता है कि प्लीज माफ करना, अब तुम सो जाओ, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। और तभी वहाँ पे इनोसुके खिड़की तोड़ के आता है और काफी तेज तेज वहाँ पे चिल्लाने लगता है, भाई दरवाजा भी तो है, दरवाजे से भी तो आ सकता था। और तांजीरो वहाँ पे बोलता है कि भाई तूने खिड़की क्यों तोड़ा और तू इतनी तेज तेज क्यों चिल्ला रहा है। और जो बंदा तांजीरो का ध्यान रख रहा था ना वो बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, लेडी शिनोबु यहाँ पे आ जाएगी तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। और गेन्या भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा निराश होता है और बोलता है कि भाई प्लीज मुझे दूसरा कमरा दे दो ना, ये मुझे नहीं सोने देंगे। तो इनोसुके बोलता है कि अब तो स्ट्रॉन्गेस्ट लोग इकट्ठा होने वाले हैं और वो सभी मिलके हमें ट्रेनिंग देंगे। और तभी शिनोबु बोलती है कि हमें डीमन स्लेयर को किस तरीके से ट्रेन करना चाहिए उसके ऊपर जितने भी प्लानिंग थे वो सभी हमने कर ली है। तभी सानेमी बोलता है कि वो तो ठीक है बट हम इसे स्टार्ट कब करने वाले हैं और ये कब तक चलने वाला है। तभी ग्योमी बोलता है कि हमें 2 से 3 दिन बाद ये चीज शुरू कर देना होगा और मुजाम का भी कुछ भरोसा नहीं है, उसका प्लान भी क्या है और वो कभी भी हम पे अटैक कर सकता है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुजाम के अटैक करने से पहले हम सभी लोग एकदम रेडी हो जाए। तभी शिनोबु बोलती है कि अच्छा वो तो ठीक है बट तब क्या होगा जब हम ट्रेनिंग कर रहे हो बट डीमन उसी टाइम पे हम पे अटैक कर दे। तभी ग्योमी बोलता है कि उन लोगों का पहला टारगेट होगा निजुको को कैप्चर करना और स्वॉर्ड स्मिथ के बाद से डीमंस भी काफी ज्यादा स्लो हो चुके हैं और हमारे पास उतना मौका भी नहीं मिल पा रहा था कि हम बाकी लोगों को ट्रेन कर पाए। बट अभी हमारे पास काफी अच्छा मौका है, हमें बाकी को भी काफी अच्छे से ट्रेन करना होगा। तभी ओबनोय बोलता है कि इस ट्रेनिंग को केवल करेंटली के हाशिरा ही करने वाले हैं या फिर और कोई भी आने वाला है। और तभी ग्योमी बोलता है कि मैं रिटायर हाशिरा से भी मदद मांगने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि वो लोग भी हमारी मदद करें। और इसके बाद सभी लोग ग्योमी की बात को एग्री करते हैं और इसके बाद हमें जेनोत्सु दिखाया जाता है जो कि तांजीरो के पास आता है। वहाँ पे काफी ज्यादा रोते हुए बोलता है कि भाई मैं अभी तो मिशन से आया था और अभी से ही ये ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। तभी तांजीरो बोलता है कि क्या तुम भी ट्रेनिंग लेने वाले हो और जेनोत्सु बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और हम सभी लोग अलग अलग हाशिरा के अंदर ट्रेनिंग करने वाले हैं। और तांजीरो बोलता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो भाई, ये तो काफी ज्यादा मजेदार है। जेनोत्सु भी बोलता है कि इसमें क्या मजेदार है, तू बता क्या कमाल की बात है इसमें, ये तो एकदम नर्क है और मैं शराब देता हूँ कि जिसने भी ये आइडिया सोचा हो वो तो बिल्कुल भी ना बचे। तभी तांजीरो बोलता है कि भाई हम ऐसे हाशिरास के अंदर ट्रेनिंग करने वाले हैं जो कि हमसे लिटरली काफी ज्यादा पावरफुल है और ट्रेनिंग करने के बाद हम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और जब कभी तुम अपने से ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ते हो ना तो तुम उनकी ट्रेनिंग को काफी जल्दी एब्जॉर्ब कर सकते हो और इससे हम काफी ज्यादा पावरफुल भी बन जाएंगे। लेकिन जेनोत्सु वहाँ पे काफी गुस्से में बोलता है कि भाई अगर तू ऐसी बकवास करेगा ना तो आज से हम दोनों दोस्त नहीं रहेंगे, मैं तेरे से दोस्ती तोड़वा लूंगा। और तुम्हारे लिए तो ये अच्छा ही होगा क्योंकि तुम तो हील नहीं कर पाए हो पूरी तरीके से, तुम तो आराम ही करोगे बट मैं तो एकदम ठीक हूँ, तुम्हें पता भी है कि मुझे किस तरीके का लग रहा होगा, मुझे अभी मिशन करना होगा। और वहाँ पे तांजीरो से माफी मांगने लगता है लेकिन जेनोत्सु रोते हुए वहाँ से जाने लगता है। और तभी तांजीरो बोलता है कि सुनो तो सही, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया और मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब अपर रैंक 4 के साथ बैटल कर रहा था टाइम पे मेरी टांगे बिल्कुल भी काम नहीं कर रही थी, लेकिन मैंने वहाँ पे थंडर ब्रीथिंग यूज करने की कोशिश की और वो चीज तुमने मुझे सिखाई थी और उसी अटैक के कारण मैं उस डीमन का सर काफी इजिली काट पाया। वैसे मैं उतना भी ज्यादा फास्ट नहीं था उसको करने में बट वो मेरा बहुत हेल्प किया और उस कारण मैं अभी यहाँ पे जिंदा हूँ। और अगर मैंने वो ट्रेनिंग तुमसे ना ली होती तो शायद मैं वहाँ पे ना बच पाता। तो तुम्हें ये पता है कि अगर हम दूसरों से कुछ सीखेंगे तो वो हमें आगे जरूर काम आने वाला है, तो तुम जो हाशिरा से सीखोगे वो तुम्हारे फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आएगा। और तभी जेनोत्सु वहाँ पे काफी हंसते हुए बोलता है कि यार मुझे तो पता ही था कि मेरे बिना तुम लोग कुछ भी नहीं हो और मेरी जरूरत तो तुम्हें पड़ती ही है। और तांजीरो बहुत खुश होता है क्योंकि अब जेनोत्सु पहले जैसा हो चुका था। और अब हमें सारे डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जो
कि टेंगन करवा रहा होता है और वो उन सभी पे काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो बेसिक भी एकदम क्लियर नहीं है और रनिंग तो एक सबसे सिंपल एक्सरसाइज है और तुम वो भी ढंग से नहीं कर पा रहे हो। ऐसा सोच के भागो कि तुम्हारे पीछे डीमन पड़े हुए हैं। और वहाँ पे कुछ लोग नीचे गिर जाते हैं और टेंगन वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम्हें बैठने का तो मैंने ऑर्डर ही नहीं दिया अभी तक, तुम्हें ब्रेक लेने को भी मैंने नहीं बोला अभी तक, अभी तो बस ये शुरुआत ही हुई है ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग अभी नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। और हमें टेंगन की 3 क्यूटीज भी दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे आई होती है और उनके लिए खाना बनाती है और उन सभी को खाने के लिए बुलाती है। लिटरली भाई अगर इस सीरीज में कुछ है देखने को तो वो तो यही तीनों है सिर्फ। और वहाँ पे इतना फनी की बात होती है ना कि भाई सभी लोग की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है ना कि वो लोग खाना खाने के लिए भी नहीं उठ पा रहे थे। और वहाँ पे टेंगन उन सभी पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और तभी उनमें से उसकी एक वाइफ बोलती है कि आप इन सब पे इतना ज्यादा भी गुस्सा मत होइए। तभी टेंगन बोलता है कि मुझे इसके बारे में पता है बट अगर मैं इन पे गुस्सा नहीं करूंगा तो ये ज्यादा ट्रेन नहीं हो पाएंगे और इस कारण जो आगे के हाशिरा होंगे वो मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होंगे। तभी वो लोग बोलते हैं कि अच्छा तो आप इनके बेसिक्स को क्लियर करवा रहे हो और इसके बाद हमें कौन कौन से ट्रेनिंग्स देखने को मिलेंगी। तभी वो बताता है कि इसके बाद सबसे पहले वो लोग मोइचिरो के पास रैपिड मूवमेंट की ट्रेनिंग करेंगे, फिर इसके बाद ये लोग मित्सुरी के पास जाएंगे जहाँ पे इनकी फ्लेक्सिबिलिटी का टेस्ट होगा और इसके बाद ये लोग ओबनाई के पास जाएंगे जो कि इनको स्वॉर्ड्स चलाना एक तरह से अच्छे तरीके से सिखाएगा। फिर ये लोग सानेमी के पास जाएंगे जो कि इन्फानाइट स्लैशिंग का ट्रेनिंग देगा। फिर इसके बाद ये लोग ग्योमी के पास जाएंगे जहाँ पे वो इन सभी को स्ट्रॉन्ग बनाएगा एकदम अपनी तरह। और इतने सारे लोगों को ट्रेन करते टाइम हाशिरा भी अपने लेवल को और भी ज्यादा अप कर पाएंगे। और हमें सभी हाशिरास भी दिखाए जाते हैं जो कि सभी डीमन स्लेयर के मेंबर्स को ट्रेन कर रहे होते हैं और लिटरली उन लोगों की तो हालत वहाँ पे काफी ज्यादा खराब होती है। और इसके बाद हमें तांजीरो का कौवा दिखाया जाता है जो कि मास्टर की तरफ से एक लेटर लाया होता है तांजीरो के लिए। और इसके बाद तांजीरो अपना लेटर पढ़ने लगता है और तभी वो बोलता है कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि गियो हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले रहा और वो ऐसा क्यों कर रहा है। और लेडी अमाने मास्टर को बोलती है कि मास्टर आगे वाली लड़ाई के लिए हाशिराज ने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है और जितने भी डीमन स्लेयर के मेंबर्स हैं उन सभी को भी ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि वो लोग आपके उम्मीदों को खत्म नहीं होने देंगे और हमेशा जिंदा रखेंगे और वो लोग जरूर मोजाम को हराने की 100% कोशिश करेंगे। तभी मास्टर बोलता है कि अमाने तुमने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद वहाँ पे लेडी अमाने काफी ज्यादा रोने लगती है। और इसके बाद हमें लेडी तमाओ दिखाई जाती है जो कि रिसर्च कर रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक क्रो आता है और वो बोलता है कि आपको पता है ना तमाओ कि रात के टाइम पे ऐसे दरवाजा या खिड़की नहीं खुला रखना चाहिए और आज का चांद भी कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है और उससे भी सुंदर तो आप लग रही हो और मैं मास्टर का एक मैसेंजर हूँ और तुम छुपने में तो काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो और तुम्हें ढूंढने में तो मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगी। और तमाओ भी पूछती है कि आखिरकार तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया। और वो क्रो बताता है कि मैंने सबसे पहले तो पुराने ओनर को ढूंढा जिससे तुमने ये घर खरीदा था और मैं दिन के टाइम पे योशिरो के ऊपर नजर भी रखा था और मुझे चाहे कितनी भी ट्रेनिंग मिली हो बट मैं हूँ तो एक क्रो ही। तभी क्रो बोलता है कि तुम मेरे ऊपर शक बिल्कुल भी मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला। और तभी तमाओ पूछती है कि तो फिर आखिरकार तुम यहाँ पे किस लिए आए हो। और तभी वो क्रो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हें अभी भी मुझ पे शक हो रहा है क्योंकि तांजीरो की ही तरह तुम्हारा विश्वास जीतना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। और तभी तमाओ बोलती है कि आखिर उन लोगों को मुझसे चाहिए क्या और आखिरकार योशिरो कहाँ पे है। और तभी क्रो बताता है कि तुम्हें ऊपर से योशिरो की पैरों की आवाज सुनाई दे रही होगी तो इसका मतलब वो एकदम ठीक है। तो मैं तुम्हें यहाँ पे आने का कारण बताता हूँ। डीमन स्लेयर कॉप में एक लड़की है जो कि डीमन के साइकोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। तो हम लोग चाहते हैं कि तुम उसके साथ मिलकर नेजुको की चेंजिंग्स को ध्यान से रिसर्च करो। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुजाम को हराने में हमारी सहायता करो। तभी तमाओ वहाँ पे घबराते हुए बोलती है कि क्या तुम एक डीमन को डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर में बुला रहे हो। और हमें योशिरो दिखाया जाता है जो कि बुक शेल्फ की सफाई कर रहा होता है। लेकिन तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है और हमें तमायो के पास वही मास्टर का क्रो दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है डीमन स्लेयर में भी एक ऐसी लड़की है जो कि डीमंस के बॉडीज के ऊपर रिसर्च कर रही है। और इसके बाद क्रो जो होता है वो तमायो को बोलता है कि तुम शिनोबू के साथ मिलकर नेजुको की बॉडी को चेक करो ताकि हम मुजान को हराने का कोई तरीका निकाल सके। और इसके लिए ना क्रो जो होता है वो डीमन स्लेयर के एरिया में रहने के लिए बोलता है तमायो को। और ये सुनने के बाद तमायो की लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा हालत खराब होती है। और फिर कुछ टाइम बाद क्रो वहाँ से चला
जाता है और तभी यूशिरो आता है वहाँ पे और वो तमायो को बोलता है कि अब हमारे यहाँ से जाने का वक्त हो गया है, मैंने सारा सामान पैक कर लिया है। लेकिन तमायो उसको मना कर देती है और बोलती है कि अब शुरुआत हो गया है डीमंस के बदलाव का, क्योंकि नेज़ुको जो है वो सूरज में भी निकल सकती है। और इसके बाद तमायो का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तमायो और मोजांदा माइकल जैक्सन यूरिची के सामने खड़े होते हैं और यूरिची को देखते ही तमायो को वहाँ पे तानजीरो की याद आती है। फिर इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तभी तमायो बोलती है कि अब हम यहाँ से जा रहे हैं पर कहीं छिपने नहीं, मैं तुम्हें आगे रास्ते में सब कुछ बता दूंगी और तुम मेरी रिसर्च में भी काफी ज्यादा मदद करोगे और यहाँ से हम शायद आखिरी बार कहीं पे मूव करने वाले हैं अब। और तभी तमायो बताती है कि हम लोग कुबियाशी से मिलने डीमन स्लेयर के हेडक्वार्टर में जा रहे हैं। और इसके बाद तानजीरो जो होता है उसको मास्टर उबियास्की की एक चिट्ठी मिलती है जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं आशा करता हूँ कि तुम एकदम ठीक हो गई। ये तानजीरो के लिए लिखा हुआ था। मैं खुद ही गियो से बात करना चाहता था बट मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं कहीं पे उठ के जा सकूं और अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समय चल रहा है और इस टाइम पे हमें सभी को एक साथ मिलके काम करना चाहिए। तो क्या तुम मेरे बदला जाके गियो को समझा सकते हो, क्योंकि गियो हमेशा अपने आप को पीछे रखने की कोशिश करता है और मैं नहीं चाहता कि गियो के साथ हर वक्त यही होता रहे। और इसके बाद जो तानजीरो होता है वो अगले दिन गियो से मिलने के लिए निकल जाता है। उसका पूरा शरीर तो ठीक हो चुका था बट उसका पैर अभी भी ठीक नहीं हुआ था। और तभी वहाँ पे आउई होती है, वो बोलती है कि क्या तुम अभी से ट्रेनिंग करने पे जा रही हो, तुम्हारा पाँव तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन तभी तानजीरो बोलता है कि नहीं, मैं ट्रेनिंग पे नहीं जा रहा, मैं किससे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और तभी तानजीरो बोलता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, अगर कोई इंसान है जिसको हमेशा ही अकेला रहना अच्छा लगे या फिर उसकी मजबूरी हो तो हम उसको किस तरीके से समझा सकते हैं। तभी आउई बोलती है कि इसके बारे में मुझे कुछ ज्यादा तो नहीं पता बट अगर मैं उसकी जगह पे होती तो मैं भी अकेला ही रहना पसंद करती। और तानजीरो भी अपने मन में सोचने लगता है कि इसकी बातें सुन के तो साफ पता लग रहा है कि गियो से बात करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और आउई जो होती है ना वो तानजीरो के लिए कुछ खाना पैक करके लाई थी। यार ये लड़की तो काफी ज्यादा बढ़िया है, कितना ध्यान रख रही है तानजीरो का। वो बोलती है कि तुम चाहे कितनी भी ज्यादा मेहनत करना बट खाना खाना बिल्कुल भी मत भूलना और ये तुम्हारे लिए भी है इसमें, और साथ ही तुम जिससे मिलने के लिए जा रहे हो उसको भी खिला देना। और इसके बाद तानजीरो जो होता है वो फाइनली गियो के घर पे आ चुका होता है और गियो अपने घर पे मेडिटेशन कर रहा था। और गियो मेडिटेशन कर ही रहा होता है कि तभी उसको तानजीरो के चिल्लाने की आवाज आती है। और गियो को पहले तो लग रहा होता है कि ये एवे या मतलब कि उसका कोई वहम है, लेकिन तभी उसको फील होता है कि हाँ ये तानजीरो ही है और ये अपने आप ही कुछ देर में वापस चला जाएगा। लेकिन तभी अचानक तानजीरो पता नहीं कैसे घर के अंदर पहुंच जाता है। और ये देखने के बाद एक बार आप लोग गियो का फेस देखो भाई, बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। और इसके बाद वो दोनों बात करते हैं जहाँ पे तानजीरो बताता है कि सभी हाशिरा ने ट्रेनिंग करना कब से शुरू कर चुका है, तो क्या तुम नहीं करोगे। और गियो बोलता है कि हाँ मुझे उसके बारे में पता है। और तानजीरो बोलता है कि 7 दिन बाद से मुझे भी ट्रेनिंग करने की परमिशन मिल जाने वाली है। और बोलता है कि प्लीज क्या आप मुझे भी ट्रेनिंग दे सकते हो। और गियो वहाँ पे तुरंत ही उसको मना कर देता है। और तानजीरो बोलता है कि प्लीज बताओ ना आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। और तभी गियो बोलता है मुझे तुम पे गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम काफी इजिली वाटर ब्रीदिंग को सीख सकते थे बट तुमने वो नहीं किया और तुम्हें एक वाटर हसीरा बनना चाहिए। लेकिन तानजीरो तभी उससे माफी मांगते हुए बोलता है मैंने उडुराकी से बात की थी कि ब्रीदिंग स्टाइल को बदलना या फिर कोई नई ब्रीदिंग स्टाइल को बनाना ये तो एकदम नॉर्मल बात है। तभी गियो बोलता है कि मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम्हें जल्दी से वाटर हासिरा बनना होगा क्योंकि हमारे पास एक भी वाटर हासिरा नहीं है। लेकिन तभी तानजीरो बोलता है कि लेकिन मैं तो अभी वाटर हासिरा के सामने ही बैठा हूँ ना। लेकिन तभी गियो बोलता है कि नहीं मैं कोई भी वाटर हासिरा नहीं हूँ। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है। और इसके बाद तानजीरो वहीं पे रहने का डिसाइड करता है और गियो को मनाने की कोशिश भी करता है। और इसके बाद तानजीरो हमें गियो के गेट के बाहर खाना रखते हुए नजर आता है। और गियो जब शाम के टाइम पे गेट खोल के बाहर आता है ना तो तानजीरो जो बालकनी टाइप होता है ना घर के बाहर वहीं पे सो रखा होता है। और गियो वहाँ पे आता है ना तो वो देख के तानजीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अब गियो मुझे ट्रेनिंग देंगे। और इसके बाद वो गियो का पीछा करने लग जाता है। और तानजीरो जो था वो हर वक्त गियो का पीछा करते जा रहा था। कुल मिला के टोटल 4 दिन तक उसने गियो का पीछा किया। इसके बाद फाइनली गियो जो होता है वो डिसाइड करता है कि वो तानजीरो को सब कुछ बता देगा ताकि वो मेरा पीछा करना बंद करे और अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दे। और वो बताता है कि जो फाइनल सिलेक्शन था मैं उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाया था, मतलब कि पास नहीं हो पाया था। बताता है कि उस फाइनल सिलेक्शन में एक और लड़का था जिसके परिवार को डीमंस ने मार दिया था और उस लड़के का नाम साबितो था। और हम दोनों की एज उस टाइम पे 13 साल थी और साथ ही हम दोनों ने फाइनल सिलेक्शन भी एक साथ दिया था और हम दोनों वहाँ पे अकेले रहा करते थे। तो इस कारण हम दोनों काफी
जल्दी दोस्त भी बन गए थे और साबितो काफी अच्छा लड़का था और वो काफी काइंड नेचर का भी था। और उस साल के एग्जाम में केवल एक साबितो ही था जिसकी मौत हुई, लेकिन उसने वहाँ पे अनगिनत डीमन को मारा था। इस कारण वहाँ पे पास तो सभी हो गए, बट साबितो अपने आप को नहीं बचा पाया। उसी सिलेक्शन के टाइम पे मेरे को स्टार्टिंग में ही चोट लग गया था, लेकिन वहाँ पे साबितो ने मुझे बचा लिया था। और साबितो भी एक वाटर ब्रीदिंग ही स्टाइल को यूज किया करता था। और वहाँ पे एक और लड़का मदद मांग रहा था और साबितो उसकी मदद करने के लिए चला जाता है, लेकिन ग्यू उसको रोकने की कोशिश करता है, बट वो धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। और ग्यू की आंख सीधा 7 दिन बाद खुलती है और वो बताता है कि मैंने एक भी डीमन को नहीं मारा, लेकिन उसके बाद भी मैं इस टेस्ट में पास हो गया और इसीलिए मैं वाटर हासिरा बनने के तो बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ और मैं बिल्कुल भी बहादुर नहीं हूँ और इसीलिए मुझे डीमन स्लेयर कॉर्प में भी रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं इसीलिए तुम्हें बोलूंगा कि तुम मुझसे ट्रेनिंग मत लो, तुम हाशिरा से ही ट्रेनिंग लो। मेरा जो मार्क है वो भी कभी भी अवेकन नहीं होने वाला, तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम मेरे साथ रह के अपना टाइम तो वेस्ट मत ही करो। और इसके बाद ग्यू वहां से जाने लगता है और तभी तांजीरो अपने मन में सोचता है कि मुझे पता है कि किसी को खोने का दर्द किस तरीके का होता है और मुझे पता है कि तुम अभी यही सोच रहे होगे कि साबितो की जगह काश उस दिन मुझे मर जाना चाहिए था। और ये फीलिंग तो उससे भी ज्यादा खराब होती है जब वो आपको बचाने के लिए मरता है। तांजीरो वहाँ पे अचानक से काफी ज्यादा रोने लगता है और वो अपने मन में सोचता है कि साबितो वही लड़का है जिसने मुझे पहाड़ों पे ट्रेनिंग दिया था। और मुझे अभी ये सुन के काफी ज्यादा अजीब लग रहा है कि जिसने मुझे बचाया था या फिर जिसने मुझे ट्रेन किया था वो तो जिंदा ही नहीं था। और अगर इस टाइम पे साबितो जिंदा होता तो मैं पक्का श्योर हूँ कि अभी वो काफी अच्छा हाशिरा होता। और यही वो रीजन है मेरे हिसाब से कि ग्यू सोचते हैं कि काश साबितो जिंदा होता और शायद मैं जिंदा ना होता। और ये फीलिंग तो मुझसे बढ़िया कोई भी नहीं समझ सकता, क्योंकि रेंगोकू ने भी मुझे बचाने के लिए अपनी जान गंवाई थी और वो काफी ज्यादा स्ट्रांग थे और वो तो मरना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे। और मैं भी उस टाइम पे सोचता था कि उनकी जगह पे काश मैं मर गया होता। और अगर रेंगोकू होते तो वो मुजामदा माइकल जैक्सन को हराने में काफी ज्यादा मदद करते, लेकिन इनोसुके ने मुझे काफी अच्छे से समझाया था और कुछ उसी तरीके से मुझे भी ग्यू को समझाना होगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन्हें आखिरकार क्या बोलूं। उन्होंने काफी सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया होगा, इसीलिए वो आज जाके इतने पावरफुल है। और तांजीरो अपने मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि ग्यू को क्या कहना चाहिए, बट मुझे कुछ ना कुछ तो उन्हें कहना ही होगा। और तभी तांजीरो बोलता है कि ग्यू सर, क्या आपको नहीं लगता कि जो साबितो ने आपको जिम्मेदारी दी थी आपको उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए और साबितो के सपने को भी एक तरह से पूरा करना चाहिए। और तांजीरो की बात सुनते ही ग्यू वहीं पे फ्रीज हो जाता है। तभी उसको साबितो की एक और पास्ट मेमोरी याद आती है जिसमें उसने ग्यू को एक थप्पड़ लगाया था। और उसमें साबितो बताता है कि अगर तुमने दोबारा कभी मेरे सामने मरने की बात की तो उसी दिन से हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी। और तुम्हारी बहन शादी करने वाली थी, बट डीमन से तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी, तो तुम्हें उनके सैक्रिफाइस को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। उन्होंने तुम्हारी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी गंवाई है, तो इसीलिए तुम्हें अपने लिए भी और अपनी बहन के लिए भी जीना होगा। और तभी ग्यू प्रेजेंट में बोलता है कि मुझे आज भी उस साबितो का थप्पड़ याद है और मैं उसे भूलना चाहता था, बट मैं कभी भी उसे भूल नहीं पाया, क्योंकि मैं जब भी उन बातों को सोचता था तो मैं काफी ज्यादा निराश हो जाता था। मैं इतना ज्यादा टूट जाता था कि मुझे और कुछ भी करने का मन ही नहीं करता था। और इसके बाद ग्यू जो होता है वो अपनी बहन और साबितो दोनों से माफी मांगता है और काफी ज्यादा सैड हो जाता है। और तांजीरो अपने मन ही मन सोच रहा था कि भाई लगता है अब तो मेरी शामत आने वाली है। ग्यू सर तो वैसे ही काफी ज्यादा नाराज थे और शायद मैंने कुछ गलत ही बोल दिया, अब तो लगता है कि मैं गया काम से। तभी तांजीरो अपने मन में सोचता है अच्छा जरा रुको, मैं लड़ाई तो भी बिल्कुल भी नहीं कर सकता एक हफ्ते, बट मैं कुछ और कर सकता हूँ। क्यों ना हम खाना खाने का कंपटीशन करें। तो ग्यू वैसे भी तो ज्यादा कुछ बोलते हैं नहीं, तो खाना खाने का कंपटीशन मेरे हिसाब से काफी बढ़िया रहने वाला है। और तांजीरो तो अपने ही सोच में गया हुआ था, लेकिन तभी ग्यू बोलता है कि तांजीरो प्लीज मुझे माफ करना और मैं आपसे ट्रेनिंग में भी हिस्सा लूंगा। और तभी तांजीरो बोलता है कि चलो ग्यू हम खाना खाने का कंपटीशन करते हैं। और ये सुन के वहाँ पे ग्यू काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि भाई अभी क्या टॉपिक चल रहा था और इसने क्या बोल दिया। और लिटरली इसके बाद दोनों रामन खाने का कंपटीशन करते हैं भाई सच में। और इसके बाद खाना खाते वक्त ही ग्यू पूछता है कि तुमने शिनोबू को देखा है क्या और तुम्हें पता है कि आखिरकार वो क्या कर रही है। तभी तांजीरो बोलता है कि नहीं मैंने तो नहीं देखा और हमें शिनोबू भी
भी दिखाई जाती है जो कि काफी ज्यादा टेंशन कर रही थी ग्यू को लेके, और वो अपनी बहन के आगे बैठती है और वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी बट वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। और तभी वहाँ पे कनाउ आती है और वो बोलती है कि मैं विंड हाशिरा के ट्रेनिंग में जा रही हूँ, तो क्या प्लीज मैं स्टोन हाशिरा के बाद आपके पास ट्रेनिंग ले सकती हूँ। लेकिन तभी शिनोबू बोलती है कि मैं इस बार हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट नहीं ले रही। लेकिन ये सुन के कनाउ वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है, लेकिन तभी शिनोबू उसको अपने पास बैठने के लिए बुलाती है। तभी कनाउ शर्माते हुए बोलती है कि मैं आपके साथ भी ट्रेनिंग करना चाहती थी। और इस बात पे शिनोबू काफी ज्यादा मुस्कुराती है और बोलती है कि कनाउ तुम पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हो, अब तुम अपने आप को काफी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाती हो। और ये किसकी संगत का असर है आप लोगों को तो पता ही होगा। हाँ पता है तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में भी बता देना। तो अब ये एकदम परफेक्ट टाइम है जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि हम उस डीमन को किस तरीके से हरा सकते हैं जिसने मेरी बहन को मारा था। टेंगेन दिखाया जाता है जो कि सभी डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग दे रहा होता है, और टेंगेन इतनी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग देता है कि डीमन स्लेयर की हालत वहाँ पे लिटरली बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वहाँ पे टेंगेन बोलता है कि अगर तुम लोग मेरी ही ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं कर पा रहे तो तुम आगे के हाशिरास की ट्रेनिंग को किस तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। और इसके बाद वहाँ पे तानजीरो आता है और तानजीरो अब पूरी तरीके से रिकवर कर चुका था। और तभी टेंगेन तानजीरो से बोलता है कि भाई तू काफी दिनों बाद यहाँ पे आया है और मैंने सुना है कि तुम एक बार और अपर मून डीमन से लड़े हो, और भाई तू काफी ज्यादा लकी है कि 2 बार लड़ने के बाद भी एकदम ठीक है। तभी तानजीरो बोलता है कि ये सब आपके वजह से है, आपने मुझे जो भी ट्रेनिंग दी थी मैंने उसको वहाँ पे यूज किया और इस कारण मैं अभी तक जिंदा हूँ। और इसके बाद तानजीरो भी उन सभी डीमन स्लेयर के साथ ट्रेनिंग करना शुरू करता है, और सभी डीमन स्लेयर तो काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे बट तानजीरो जो था वो सभी चीजों को काफी इजिली कंप्लीट करते जा रहा था। और इसके बाद बारी आती है लंच खाने की, और टेंगेन की वाइफ लंच बना रही थी और तानजीरो उनसे मिलता भी है। और टेंगेन की जो वाइफ होती है वो तानजीरो से मिलकर काफी ज्यादा खुश भी होते हैं और आपस में थोड़ी देर बातचीत भी करते हैं। लेकिन जो बाकी के डीमन स्लेयर होते हैं ना वो सभी लोग काफी ज्यादा थक चुके थे टेंगेन की ट्रेनिंग से। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 2 डीमन स्लेयर ना चारों तरफ पहरा दे रहे थे और आपस में बात भी कर रहे थे कि अभी डीमंस ने काफी कम कर दिया है हमला करना, और जो डीमंस है वो एक नेजुको नाम की लड़की को ढूंढ रही है और वो कौन है अभी तक इसके बारे में एकदम कंफर्म नहीं हुआ है। और इसके बाद वो दोनों चल ही रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक डीमन स्लेयर जो होता है ना वो अचानक से गायब हो जाता है। और इस बात पे वो वाला डीमन स्लेयर काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन जो पहला डीमन स्लेयर होता है ना वो उसके साथ खाली प्रैंक कर रहा था, अचानक से उसके पास वापस आ जाता है। और इसके बाद एक गली के पास आवाज आती है बट वो दोनों उस आवाज को इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। और तभी हमें उस गली के अंदर एक डीमन आई दिखाया जाता है, और ये जो आंख होती है ना वो कैंप के चारों तरफ नजर रखी हुई थी। और फिर अगले दिन फिर से टेंगेन की ट्रेनिंग शुरू होती है, और इस बार तो पीठ पे बिठा के भागना होता है, लेकिन इसमें भी तानजीरो को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। लेकिन भाई उसी के अपोजिट दूसरे डीमन स्लेयर जो होते हैं उनकी काफी ज्यादा लगी हुई थी, और वो लोग सोच रहे थे कि क्या एक अपर मून डीमन को हराने के लिए कम से कम हमें उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। फिर इसके बाद वो लोग लंच करना शुरू करते हैं, और लंच करते टाइम ना बाकी डीमन स्लेयर जो होते हैं वो तानजीरो से उसके बारे में पूछते हैं, और साथ ही वो जो अपर मून से लड़ा था उन सभी चीजों के बारे में। और तानजीरो बताता है कि अपर मून से लड़ना सच में काफी ज्यादा हार्ड है। तानजीरो ने वहाँ पे लड़ाई के बारे में बताता है बट वो डीमंस के बारे में वहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा था, वो केवल अपनी ही तारीफ किए जा रहा था। भाई वो इतनी ज्यादा अपनी तारीफ करता है ना कि वहाँ पे किसी भी डीमन स्लेयर को कुछ समझ में आता ही नहीं है। और इसके बाद आज का जो दिन था वो टेंगेन की ट्रेनिंग का आखिरी दिन था, और वो पहाड़ का चक्कर लगाने के लिए बोलता है। और इसके बाद सभी लोग जाना शुरू करते हैं, लेकिन टेंगेन की जो वाइफ होती है ना वो तानजीरो को बोलती है कि टेंगेन तुम्हें ऊपर से काफी ज्यादा हार्ड देखने में लग रहा होगा या फिर स्ट्रिक्ट भी आप बोल सकते हो, बट वो अंदर से काफी ज्यादा प्यारा है। और ये बात टेंगेन ने किसी को भी नहीं बताया, बट टेंगेन ने तब तक खाना नहीं खाया था जब तक कि आखिरी डीमन स्लेयर भी यहाँ पे नहीं आ गया और उसने खाना नहीं खाया। और तभी टेंगेन वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि मुझे मास्टर उबुयाशिकी ने मुझे डीमन स्लेयर की ट्रेनिंग का जिम्मेदारी दी है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं सभी डीमन स्लेयर का काफी अच्छे से ख्याल रख पाऊं। और इसके बाद तानजीरो भी वहाँ से चला जाता है, और तानजीरो अपने मन में सोच रहा था कि जितने भी हाशिरा होते हैं वो अंदर से काफी ज्यादा दयालु होते हैं। और इसके बाद वो गियो के साथ जो उसने नूडल खाने का कंपटीशन किया था ना उसके बारे में सोचने लगता है। और नूडल्स खाते समय तानजीरो का पेट काफी ज्यादा फुल हो गया था, बट उसको वो कंपटीशन जीतना ही था, और अगर वो कंपटीशन नहीं जीतता ना तो गियो के पास एक और बहाना आ जाता हाशिरा ट्रेनिंग में पार्ट ना लेने का। और तभी गियो अपने लिए 1 प्लेट नूडल्स और तानजीरो के लिए 2 प्लेट नूडल्स को ऑर्डर करता है, और वो तानजीरो को बोलता है कि बस भाई मैं तो ये
आखिरी प्लेट ही खाऊंगा और अगर तुमने दोनों प्लेट नूडल्स खा लिए तो तुम ये बैटल जीत जाओगे। और तानजीरो अपने मन में सोचता है कि मुझे पता था कि गियो और भी ज्यादा खा सकते थे, बट उन्होंने मेरे वजह से हार मान ली। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सानेमी और ओबनाए एक दूसरे से मिलते हैं और सानेमी बोलता है कि आखिरकार भाई तेरी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। ओबनाए बोलता है कि भाई मेरा तो टाइम पास भी नहीं हो पा रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ वो काफी ज्यादा वीक है और वो अपर मून के सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे, बट उसके बाद भी हमें उन्हें ट्रेन करना होगा क्योंकि ये मास्टर की इच्छा है। तभी ओबनाए पूछता है कि भाई ये तो बता कि आखिरकार तूने मुझे यहाँ पे बुलाया क्यों है। और तभी सानेमी बोलता है कि तुम्हें याद है जो हमने वो कैसल देखा था, कैसल के अंदर मुझे लगा था कि हमने उन सभी डीमंस को पकड़ लिया है, बट वो डीमन अचानक से ही बिना कुछ सबूत छोड़े वहाँ से गायब हो गए। ओबनाए भी बोलता है कि भाई इसके बारे में तो मैं भी काफी ज्यादा सोच रहा हूँ कि क्या वो डीमंस का कोई हेडक्वार्टर है। सानेमी भी बोलता है कि इसके बारे में तो मैं भी अभी ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा और मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि सभी डीमंस अभी एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। और इससे एक चीज तो एकदम साबित हो जाती है कि उन डीमंस का अगला टारगेट तानजीरो की बहन नेजुको ही है और मुझे तो लगता है कि अब कुछ ज्यादा ही बड़ी चीजें होने वाली है। और तभी सानेमी बोलता है कि कुछ भी हो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं तो उन सबको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और तभी ओबनाए बोलता है कि मेरा पूरा ध्यान अभी हाशिरा ट्रेनिंग पे है और जब भी मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ तो मैं काफी ज्यादा ही सोचने लगता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि ओबनाए का हाथ जो है ना वो थोड़ा कपकपा रहा होता है, बट वो अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ता है और बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि ये जो अभी हमें शांति देखने को मिल रही है ये किसी बड़े तूफान से पहले की शांति है। और सानेमी भी बोलता है कि भाई इसे क्या फर्क पड़ता है, हम तो उनको बहुत गंदी तरीके से धोने वाले हैं। सानेमी बोलता है कि भाई मेरे पास एक और आइडिया है इस शांति को दूर करने का, क्यों ना हम एक दूसरे से लड़ लेते हैं। फिर इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तानजीरो जो होता है वो टेंगन की वाइफ्स की हेल्प करता है सामान को रखवाने में। और इसके बाद जो टेंगन की वाइफ होती है ना वो तानजीरो को एक स्पेशल चाय पीने के लिए देती है और वो सभी लोग तानजीरो को शुक्रिया भी बोलती है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर तानजीरो नहीं होता तो शायद ये लोग बच भी नहीं पाते। तभी तानजीरो बोलता है कि बट ये सब चीजें तो मैंने अकेले बिल्कुल भी नहीं किया है। और तभी एक वाइफ बोलती है हाँ तुमने सही कहा, इसमें तुम्हारी बहन और तुम्हारे दोस्तों ने और साथ ही टेंगन ने भी काफी ज्यादा मदद की थी उस डीमन को हराने के लिए। और अगर तुम में से कोई भी नहीं होता तो शायद ही हम लोग जिंदा बचते। और वो बोलते टाइम ना कि काफी ज्यादा रोने लगती है। और टेंगन की एक वाइफ बोलती है कि टेंगन ने जो डीमन स्लेयर आर्मी को छोड़ा है इस बात का उन्हें अभी भी अफसोस है, क्योंकि रात को सोते टाइम वो अभी भी ऐसा एक्ट करते हैं जैसे कि वो मॉन्स्टर से लड़ रहे हैं। तो तानजीरो तुम प्लीज मोजान द माइकल जैक्सन को जरूर हराना। और तानजीरो भी बोलता है कि हाँ मैं उसको जरूर हराऊंगा। और इसके बाद उनका फाइनल बैटल शुरू होता है जहाँ पे टेंगन उन सभी डीमन स्लेयर को पहाड़ पे लेके जाता है और वहाँ पे उनका कॉम्बैट बैटल ट्राई होने वाला था। और टेंगन वहाँ पे बोलता है कि हम लोग डीमन से हमेशा रात के टाइम पे लड़ाई करते हैं, तुम्हारे सेंसेस एकदम शार्प होने चाहिए, इस वजह से मैंने तुम्हें रात में ट्रेनिंग देने का सोचा था। टेंगन बताता है कि मैं इस टाइम पे एक डीमन हूँ और तुम सभी को मुझसे लड़ना होगा, सबसे पहले तो मुझे ढूंढना ही होगा। और तानजीरो को भी वो बोलता है कि तानजीरो तुम्हें खुद को भी बचाना है और साथ ही अपने साथियों को भी बचाना है मुझसे। और इसके बाद टेंगन जो होता है वो उन सभी डीमन स्लेयर पे अटैक करना शुरू करता है। और ये बात तो आपको भी पता है कि टेंगन शायद सबसे ज्यादा फास्ट है सभी हाशिराज में और कोई भी डीमन स्लेयर टेंगन को नहीं देख पाता और एक एक कर करके वो सभी को ढेर करते रहता है। तभी टेंगन एक डीमन स्लेयर के ऊपर अटैक करने वाला होता है, बट तानजीरो वहाँ पे उसको बचा लेता है। दोनों की तलवार जो टकराती है ना उससे इतनी तेज हवा पैदा होती है ना कि कुछ डीमन स्लेयर तो काफी दूर जाके गिरते हैं। और तानजीरो सोचता है कि मैंने टेंगन के हमले को रोक तो दिया, बट एक हाथ होने के बाद भी टेंगन की पावर इतनी ज्यादा है। और तानजीरो और टेंगन एक दूसरे से लड़ रहे थे और ये देख के ना बाकी के जो हाशिराज होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और वो लोग सोच रहे थे कि दो डीमन स्लेयर जिन्होंने अपर मून डीमन को हरा रखा है उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखना कितना ज्यादा लक की बात है। और तानजीरो को वहाँ पे अकेले लड़ते हुए देख जो बाकी के डीमन स्लेयर होते हैं ना उनके अंदर भी काफी ज्यादा हिम्मत आती है और वो सभी लोग टेंगन को घेर लेते हैं। और इसके बाद सभी डीमन स्लेयर एक साथ टेंगन के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं और अब तो टेंगन भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था। और फाइनली इसके बाद ट्रेनिंग खत्म होती है और आप लोग वेट कर रहे होगे रिजल्ट का। तो हाँ, इस बैटल में टेंगन जीत चुका था। और तभी एक डीमन स्लेयर बोलता है कि ये तो गलत बात है ना, हम तो एक हाशिरा से लड़ रहे थे। और टेंगन बोलता है कि बस मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और तभी वो डीमन स्लेयर बोलता है कि हमें पता है, बट हम ना ही तो एक हाशिरा से लड़ सकते हैं और ना ही एक अपर रैंक डीमन
से लड़ सकते हैं और हम केवल तांजीरो और हाशिराज पे भरोसा ही कर सकते हैं कि वो अपर मून रैंक डीमन को हरा सकते हैं। और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे उनकी हेल्प करने के लिए, चाहे वो उनके लिए थोड़ी सी ही क्यों ना हो। और इसीलिए अब हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे टेंगन भी काफी ज्यादा खुश होता है और अगले दिन जो डीमन स्लेयर होते हैं ना वो अपने आप ही ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। और तभी टेंगन तांजीरो को बोलता है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि तुम्हारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है और तुम्हारे लायक यहाँ पे अब कुछ भी नहीं बचा। और टेंगन ये भी बोलता है कि हमने कुछ अपर मून डीमन को हराया है, बट जब तक हम मोजान को नहीं हराते कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। और इसके बाद तांजीरो जो होता है वो वहाँ पे जितने भी डीमन स्लेयर होते हैं उन सभी को शुक्रिया बोलता है, टेंगन की वाइफ को शुक्रिया बोलता है। और इसके बाद फाइनली वो वहाँ से निकल जाता है अगले डीमन स्लेयर के पास। और रास्ते में उसको उसका क्रो भी मिलता है जो कि तांजीरो को अगले हाशिराज के पास लेके जाता है। और हमें पता लगता है कि तांजीरो की जो अगली ट्रेनिंग होने वाली थी वो मोइचिरो के साथ होने वाली थी। और मोइचिरो जो था वो सभी डीमन स्लेयर को ना स्वॉर्ड चलाना सिखा रहा था अच्छी तरीके से। और मोइचिरो के भी सामने वहाँ पे एक भी डीमन स्लेयर नहीं टिक पा रहा था। मोइचिरो की स्पीड इतनी ज्यादा होती है ना कि कोई भी डीमन स्लेयर उसको देख ही नहीं पाता और वो लगातार सभी डीमन स्लेयर को नॉकआउट किए जा रहा था। तभी मोइचिरो सभी डीमन स्लेयर को बोलता है कि भले ही तुम गिर जाओ लेकिन उसके बाद भी तुम्हें जल्द से जल्द खड़ा होना है और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम डीमंस के हाथों मारे जाओगे। तभी ट्रेनिंग करते हुए ना मोइचिरो का ध्यान अचानक से तांजीरो के ऊपर जाता है और जैसे वो तांजीरो को देखता है ना तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। भाई वहाँ पे फनी बात तो ये थी कि मोइचिरो का जो क्रो होता है ना वो बाकी के डीमन स्लेयर का काफी ज्यादा मजाक उड़ाता है और बोलता है कि तुम लोग तो काफी ज्यादा कमजोर हो। वहाँ पे जितने भी डीमन स्लेयर होते हैं ना भाई सभी की काफी ज्यादा जली होती है इस बात पे। इसके बाद मोइचिरो जो होता है ना वो तांजीरो को लेके कानामोरी के पास जाता है और कानामोरी अभी मोइचिरो के पास ही रहता था। और इसके बाद मोइचिरो जो होता है ना वो अपनी एक तलवार तांजीरो को देता है और उसको बोलता है कि तुम थोड़ा एक बार दूर जाके देखो। और तभी मोइचिरो जो होता है ना वो एक पेपर का प्लेन बना के ना तांजीरो की तरफ फेंकता है और वो तलवार इतनी ज्यादा शार्प होती है ना कि वो प्लेन के सीधा दो टुकड़े हो जाते हैं। और ये देखने के बाद तो वहाँ पे तांजीरो काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी मोइचिरो बताता है कि मैंने कानामोरी को अपने घर पे इसलिए रहने के लिए बुलाया क्योंकि वो मेरी तलवार को हमेशा रेडी रखे, एकदम शार्प रखे और मैं हर वक्त एकदम तैयार रहूं लड़ाई के लिए। और इसके लिए मैंने मास्टर से रिक्वेस्ट भी किया था और उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने मेरे लिए स्पेशल रूम बनवाया। और इसके बाद मोइचिरो जो होता है ना वो थोड़ा उदास होते हुए बोलता है कि अगर मास्टर इन सब चीजों पे ध्यान देने की जगह अपनी हेल्थ पे ध्यान दे तो उनके लिए वो थोड़ा ज्यादा बढ़िया रहेगा क्योंकि वो हर वक्त पे हमारा काफी ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो इसलिए मैं भी मास्टर के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और इसके बाद मोइचिरो जो होता है ना फिर से डीमन स्लेयर के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और वो सभी को बोल रहा था कि कभी भी तुम फाइट के टाइम पे इमोशनल होके मत लड़ना, हमेशा तुम्हें एकदम चौकन्ने रहना चाहिए। और चाहे तुम 10 में से 10 बार जीत जाओ या फिर 9 बार जीत जाओ वो मैटर नहीं करता, बट तुम गलती से अगर एक बार भी हार जाओगे तो वो हार तुम्हारी जान ले सकती है। तुम्हें अपने मूवमेंट को काफी ज्यादा शार्प करना होगा ताकि तुम काफी अच्छा परफॉर्म कर पाओ। और इसके बाद मोइचिरो वहाँ की ट्रेनिंग खत्म करता है और वो वहाँ से जाता है। और उसके जाने के बाद सभी डीमन स्लेयर तांजीरो से बात करते हैं और वो बोलता है कि प्लीज यार एक बार मोइचिरो से बात कर ले और बोल दे कि वो जो इतनी हार्ड ट्रेनिंग करवा रहा है उसको थोड़ा सा कम कर दे क्योंकि भाई ये नहीं हो पाता, बहुत ही ज्यादा हार्ड मोइचिरो ट्रेनिंग करवा रहा था उस टाइम पे। और तभी तांजीरो बोलता है कि तुम लोग जरा एक बार गौर से ध्यान दो कि तुम लोगों से ज्यादा टफ ये ट्रेनिंग मोइचिरो के लिए हो रहा है क्योंकि वो बिना रुके तुम लोगों को लगातार ट्रेनिंग दिए जा रहा है। और ये सुनने के बाद सभी डीमन स्लेयर वहाँ पे शांत हो जाते हैं और इसके कुछ टाइम बाद ना तांजीरो मुंह धोने के लिए जाता है। और तभी सभी डीमन स्लेयर बोलता है कि अच्छा हम उनकी ट्रेनिंग तो सहन कर लेंगे बट कम से कम वो हमसे थोड़ा अच्छी तरीके से बात तो कर ले। और तभी तांजीरो बोलता है कि भाई तुम लोग काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि पहले के कंपैरिजन में मोइचिरो अब काफी अच्छे से बात कर रहा है। और ये सुनने के बाद फिर से वहाँ के डीमन स्लेयर काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। और इसके बाद मोइचिरो जो होता है ना वो बाहर की तरफ कहीं जा रहा होता है और तांजीरो और बाकी के लोग सोचते हैं कि आखिरकार ये शाम के टाइम पे कहाँ जा रहा है। और डीमन स्लेयर जो होते हैं ना वो तांजीरो को बताते हैं कि मोइचिरो इस टाइम
पे ना रोज कहीं ना कहीं जाते हैं। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विलेज के अंदर ना एक डीमन की आंखें, काफी सारी आंखें जो होती है ना, वो हर तरफ घूम रही थी। तो उसको ना एक डीमन कंट्रोल कर रहा था और ये डीमन तो आप लोगों को भी पता होगा कि कौन होती है। और ये डीमन और कोई नहीं, मोजान की गर्लफ्रेंड होती है। मैं तो यही बोलूंगा भाई, तुम्हें जो बोलना है बोलो। और वो सभी के ऊपर नजर रख रखी थी, मतलब कि मोइचिरो से लेके पूरे विलेज के ऊपर उसकी आंखों ने नजर रख रखी थी। फिर इसके बाद हमें सानेमी और ओबनॉय के बीच में बैटल देखने को मिलता है। और भाई मैं इस बैटल को क्या ही एक्सप्लेन करूं, इतना ज्यादा फास्ट होता है ना कि कुछ मूवमेंट ही समझ में नहीं आता। बट तभी वहां पे मोइचिरो भी आ जाता है। तभी मोइचिरो बोलता है कि भाई मैं नहीं खेलूंगा इस तरीके से, तुम दोनों तो अकेले अकेले ट्रेनिंग करते रहते हो, मुझे भी तो ज्वाइन करो इसमें। और तभी सानेमी बोलता है कि भाई तू डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग देता है, इसके बाद तू थकता नहीं है क्या? और तभी मोइचिरो बोलता है कि क्या उसमें थकावट भी होती है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। और तभी सानेमी बोलता है कि तुम ये बात तो सही बोल रहे हो, क्योंकि हमारे लिए असली ट्रेनिंग तो यही है। और तभी ओबनॉय बोलता है कि भाई हम तेरी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम दोनों तुझसे एक साथ लड़ेंगे। और इसके बाद वो दोनों सच में मोइचिरो के ऊपर एक साथ ही अटैक करते हैं। भाई सच में मोइचिरो काफी अच्छा उन दोनों को टक्कर दे रहा था और काफी फास्ट ये बैटल होता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता इसमें भी। और कुछ देर बाद ये लोग ट्रेनिंग करने के बाद थोड़ी देर आराम करते हैं वहीं पे। और तभी सानेमी बोलता है कि भाई मुझे तो काफी ज्यादा मजा आता है इस ट्रेनिंग में, और कोई भी हल्का सा भी ध्यान अपना इस लड़ाई से हटा लेना तो भाई उसको काफी गंदी चोट लगने वाली थी। और तभी वो बोलता है कि दिन में डीमन स्लेयर के साथ ट्रेनिंग करो और साथ में तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करो, इसमें सच में काफी ज्यादा मजा आता है। इसके बाद सानेमी जो होता है ना, वो मोइचिरो से उसकी ट्रेनिंग के बारे में पूछता है। और तभी मोइचिरो बताता है कि आज तो तांजीरो भी आया था ट्रेनिंग के लिए और उसके जो घाव थे वो पहले से काफी ज्यादा ठीक हो चुके हैं। जब तक वो ओबनॉय की ट्रेनिंग के लिए पहुंचेगा ना, तब तक मेरे हिसाब से वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका होगा। तभी ओबनॉय बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, इस कारण मुझे अब उसके ऊपर रहम तो नहीं करना होगा ना। और सानेमी तो भाई अलग ही खुश हो रहा होता है और बोलता है कि चलो ठीक है, वो ताकतवर है लेकिन वो एक हाशिरा को तो नहीं हरा सकता है ना भाई, उसके विचार कुछ अलग ही है तांजीरो को लेके। और वहाँ पे मोइचिरो जो होता है ना, वो काफी ज्यादा मुस्कुराता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो फिर से डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग दे रहा था और आज भी सेम वही रिजल्ट होता है, मतलब कि डीमन स्लेयर बिल्कुल भी नहीं उसके आगे टिक पा रहे थे। और वो सोचता भी है कि आखिरकार ये लोग अपनी पूरी 100% पावर के साथ क्यों नहीं लड़ रहे। और तभी मोइचिरो डिसाइड करता है कि अब वो असली तलवार से बैटल करेगा। और इसके बाद वो एक डीमन स्लेयर को अपने साथ लड़ने के लिए बुलाता है। और भाई अब तो थी मोइचिरो के हाथ में रियल तलवार, और ये देख के तो भाई वो सामने वाला डीमन स्लेयर की ना लिटरली काफी ज्यादा हालत खराब थी। और ये लोग तो केवल यही सोच रहे थे कि जब हम लकड़ी की तलवार से उसके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पा रहे थे और इतना गंदा पिट रहे थे, तो असली की तलवार के साथ हमारा क्या होगा। और तभी वो डीमन स्लेयर काफी ज्यादा रोने लगता है और हार मान लेता है। तभी मोइचिरो बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, क्योंकि तुमने बिना कुछ सोचे समझे सीधा मेरे ऊपर अटैक नहीं किया और ये एक तरह से तुम्हारा ग्रोथ ही हुआ। और तभी वो डीमन स्लेयर बोलता है कि मुझे नहीं पता कि एक असली लड़ाई किस तरीके से किया जाता है, बट मैं शाम के टाइम पे जब भी तुम्हें देखता हूँ तो तुम्हारे शरीर पे काफी ज्यादा चोटें लगी होती है और मैं हमेशा तुम्हें उन्हें धोते हुए देखता हूँ, इसी कारण हम भी काफी ज्यादा बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। तभी मोइचिरो भी बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो अपने आप को बेहतर करने की, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मुझे हरा सकते हो। और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम कभी भी किसी डीमन के हाथ में मारे जाओ, मैं चाहता हूँ कि तुम जितना ज्यादा हो सके उतना लंबी अपनी लाइफ बिताओ। और तांजीरो को उसकी बात सुन के वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोइचिरो और तांजीरो आपस में बैटल कर रहे थे, जहाँ पे मोइचिरो बोलता है कि तुम्हें ना अपने शोल्डर को थोड़ा फ्री रखना है ताकि तुम अपना हैंड मूवमेंट काफी अच्छे से कर सको। और तांजीरो की परफॉर्मेंस जो होती है ना वहाँ पे वो काफी ज्यादा अच्छी होती है और इसके बाद वो खुश होते हुए उसको नेक्स्ट हाशिरा के पास जाने का परमिशन दे देता है। और लिटरली भाई ये सुनने के बाद वहाँ पे तांजीरो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि अभी तो बस 5 ही दिन हुए हैं और मैं 5 ही दिन में यहाँ पे एकदम परफेक्ट हो गया। और जो बाकी के डीमन स्लेयर होते हैं ना वो लगभग ना 14 दिन से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन अभी भी उनका कुछ नहीं हुआ था। बाकी के डीमन स्लेयर भी बोलते हैं कि मोइचिरो श्यामा हमें प्लीज जाने दो ना, लेकिन भाई मोइचिरो बोलता है कि जाना है तुम्हें, अभी मैं बताऊँ तुम्हारी औकात दिखाऊं। ये बात सुन के वो लोग काफी ज्यादा रोने लगते हैं और बोलते हैं कि तांजीरो को तो इतनी जल्दी जाने दिया बट हमें तो नहीं जाने दे रहे। तांजीरो को ना इतनी जल्दी अभी नहीं जाना था, उसको मोइचिरो के साथ और भी चैलेंज खेलना था, इसीलिए ना पेपर उड़ाने का चैलेंज खेलता है मोइचिरो के साथ। पेपर नहीं सॉरी पेपर प्लेन उड़ाने का चैलेंज खेलता है। और ये चीज देख के मोइचिरो काफी हैरान होता है और बोलता है कि
आखिरकार तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें कहाँ से आती है भाई। और इसके बाद तानजीरो जो होता है ना वो कानामोरी से ना मोइचिरो के हॉबीज के बारे में पूछता है और तभी कानामोरी ने उसको बताया था कि मोइचिरो को ना पेपर प्लेन्स उड़ाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी तानजीरो बोलता है कि अगर मैंने तुम्हें पेपर प्लेन उड़ाने में हरा दिया तो तुम बाकी के डीमन स्लेयर के साथ काफी अच्छे से बात करोगे। और वहाँ पे मोइचिरो भी इस कंपटीशन के लिए हाँ बोल देता है और बाकी के डीमन स्लेयर भाई काफी ज्यादा खुश होते हैं तानजीरो को लेके। और इसके बाद फाइनली उन दोनों का कंपटीशन स्टार्ट होने वाला होता है और तभी मोइचिरो बोलता है कि अगर 10 बार में से तुम एक बार भी मेरे से जीत गए, मतलब कि मेरे से ज्यादा देर तक तुम्हारा प्लेन उड़ते रहा, तो तुम ये बैटल जीत जाओगे। तभी तानजीरो बोलता है कि क्या बस तुम्हें एक ही बार हराना है? मैंने तो सोचा था कि तुम्हें 10 बार हराऊंगा। और तभी मोइचिरो बोलता है कि भाई तू भूल जा, तू मुझे एक बार भी नहीं हरा पाएगा। और इसके बाद कंपटीशन शुरू होता है और सबसे फनी बात तो ये होती है कि मोइचिरो तानजीरो को 10 बार हरा देता है। और भाई ये देख के तो सबसे पहले तानजीरो वहाँ पे रोता है, फिर वो तो टूट सा जाता है और बोलता है कि भाई आज के बाद नहीं खेलूंगा मैं, ये सब चीज बहुत बुरा हूँ मैं इन चीजों में। और वहाँ पे मोइचिरो और तानजीरो का बैटल देख के ना बाकी के हासिराज भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो सभी डीमन स्लेयर भी मोइचिरो को चैलेंज करते हैं। और इसके बाद मोइचिरो जो होता है ना वो बाकी डीमन स्लेयर के साथ काफी अच्छे से बात करता है और तानजीरो जो होता है वो आखिरी बार मोइचिरो को चैलेंज करने के लिए बोलता है। और लेकिन वहाँ पे फिर से फनी बात ये होता है कि जो मोइचिरो का क्रो होता है ना वो तानजीरो के प्लेन को ही फाड़ देता है और बोलता है कि भाई टेढ़े शॉट नहीं करेगा मेरा मोइचिरो मास्टर ट्रेनिंग। और भाई लिटरली वहाँ पे तानजीरो का क्रो और मोइचिरो का क्रो ना आपस में लड़ रहे होते हैं भाई, दोनों अपने मालिक के लिए लड़ रहे थे भाई, बहुत फनी सीन था ये। और इसके बाद फाइनली सभी डीमन स्लेयर और मोइचिरो और तानजीरो अपना पेपर प्लेन जो होता है ना वो हवा में उड़ा देते हैं और सभी का पेपर प्लेन काफी अच्छे से हवा में उड़ रहा था। और इसके बाद सीन कट होता है और हमें तानजीरो मोइचिरो के साथ बैठा हुआ नजर आता है जो कि अगले हाशिरा के पास जाने से पहले कुछ बात करने वाला था। और तभी तानजीरो बताता है कि अब नेजुको जो है वो सूरज की रोशनी में भी बाहर निकल सकती है, इसलिए मोजाम अब उसके पीछे पड़ा हुआ है और अब तो डीमंस के हमले भी काफी ज्यादा कम हो गए हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी कुछ ज्यादा ही बड़ा चीज हमें देखने को मिलने वाला है। और तभी मोइचिरो बोलता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि इसी कारण हमने ये हाशिरा ट्रेनिंग रखा है ताकि सभी डीमन स्लेयर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। और तभी तानजीरो बोलता है कि मुझे नेजुको की काफी ज्यादा चिंता हो रही है और मैं इस टाइम पे मिशन के दौरान उसको लेके भी नहीं घूम सकता कहीं पे, क्योंकि इससे ना मोजाम के पास ना एक इजी रास्ता मिल जाएगा नेजुको को पकड़ने का। तभी मोइचिरो भी बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, इससे सभी डीमंस एक साथ तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे और क्या पता माइकल जैक्सन भी साथ में तुम्हारे ऊपर अटैक कर दे। और तभी तानजीरो बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अपनी बहन को बचा के ही रहूंगा, मतलब कि मैं काफी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। और तानजीरो ये भी बोलता है कि मुझे अभी उतना भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि मेरी बहन की रक्षा कर रहा है और मुझे उस पर पूरा भरोसा है। तभी हमें दिखाया जाता है साकुन जी जो कि नेजुको की देखभाल कर रहे थे और ये पुराने वाटर हाशिरा है अगर आपको पता ना हो तो, और वैसे आप सभी को ये सब चीजें तो पता होगी ही। और इसके बाद तानजीरो जो होता है ना वो मित्सुरी के पास पहुंचता है ट्रेनिंग करने के लिए और वहाँ पे उसको सबसे पहले उसको धन्यवाद करता है उसने जो उसकी और उसकी बहन के लिए किया था। और तभी तानजीरो को मित्सुरी के घर पे शहद की खुशबू आती है और वो पूछता भी है इसके बारे में कि क्या तुम्हारे घर पे देसी शहद है। और तभी मित्सुरी बोलती है कि ये तुम्हें कैसे पता चला, और मैंने तो अभी मधुमक्खियों को पालना शुरू किया है और जब पैनकेक के ऊपर हम शहद डाल के खाते हैं तो वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद मित्सुरी जो होती है ना वो तानजीरो को अपने साथ ट्रेनिंग के लिए अपने घर लेके जाती है। इसके बाद मित्सुरी तानजीरो को अपने हाथों से बने हुए पैनकेक खिलाती है और वो पैनकेक तानजीरो को काफी ज्यादा पसंद आते हैं। फिर इसके बाद मित्सुरी जो होती है वो तानजीरो को एक आउटफिट देती है और हमें वहाँ पे सभी डीमन स्लेयर दिखाए जाते हैं जो कि वही आउटफिट पहने हुए थे। और फनी बात तो ये थी कि वहाँ पे सभी लोग ना काफी ज्यादा शर्मा रहे थे वो आउटफिट पहन के। और इसके बाद मित्सुरी जो होती है ना वो सभी को डांसिंग सिखाती है, फिर इसके बाद स्ट्रेचिंग करना सिखाती है। और वहाँ पे मित्सुरी जो होती है ना वो एक डीमन स्लेयर की हेल्प करवा रही थी स्ट्रेचिंग में और लिटरली भाई वो डीमन स्लेयर वहाँ पे एकदम रो जाता है और उसको देख के ना वहाँ पे सभी डीमन स्लेयर साथ ही तानजीरो भी काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद मित्सुरी जो होती है वही चीज तानजीरो के साथ भी ट्राई करती है और भाई तानजीरो भी वहाँ पे काफी तेज चिल्लाता है। और इसके बाद तानजीरो मित्सुरी की ट्रेनिंग को कंप्लीट करके ओबनाई के पास पहुंचता है और ओबनाई ना वहाँ पे तानजीरो का पहले से ही वेट कर रहा था। और ओबनाई जो होता है ना वो तानजीरो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होता है
है क्योंकि तांजीरो के आने से पहले ही ना मित्सुरी का लेटर ओबनाई के पास आ चुका था और उस लेटर में लिखा था ना कि तांजीरो के साथ ट्रेनिंग करके ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा और तांजीरो काफी ज्यादा क्यूट भी है। और ये सब सुनने के बाद तो आपको पता ही होगा कि ओबनाई कितना गुस्सा हुआ होगा। और तभी ओबनाई काफी गुस्से में बोलता है कि जो कुछ भी तुमने मित्सुरी के साथ करके आए हो ना भाई, वो यहाँ पे मत सोचना कि होने वाला है। मैं काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग तुम्हें देने वाला हूँ। और इसके बाद अंदर की तरफ तांजीरो जाता है और अंदर के हालातों को देख के ना वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि अंदर काफी सारे डीमन स्लेयर को बांध के रखा था ओबनाई ने। और वो बताता है कि तुम इन डीमन स्लेयर के बीच में अपने स्वॉर्ड को चलाओगे बिना इनको हर्ट किए हुए, इससे तुम्हारी स्वॉर्ड स्किल्स भी काफी बढ़िया हो जाएंगी। और तभी तांजीरो पूछता है कि भाई तूने इन सबको यहाँ पे बांध के क्यों रखा है। और तभी ओबनाई बोलता है कि ये लोग काफी ज्यादा कमजोर है और मेरा टाइम वेस्ट किया है, इसलिए मैं काफी ज्यादा गुस्सा हूँ इनसे। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे तांजीरो भी काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद ओबनाई जो होता है ना वो तांजीरो को लकड़ी की तलवार देता है और खुद भी पहले ट्रेनिंग करके दिखाता है। मतलब कि जो डीमन स्लेयर बंधे हुए थे ना उनके बीच में गैप था, तो उस गैप के बीच में ओबनाई तलवार चला के दिखाता है। और इसके बाद तांजीरो की बारी आती है और जो बंधे हुए डीमन स्लेयर थे ना भाई वो काफी ज्यादा रो रहे थे और बोल रहे थे कि तांजीरो प्लीज भाई माफ कर दे भाई, इतना बुरा मत कर हमारे साथ। और इसके बाद तांजीरो जो होता है ना वो अपनी तलवार को यूज करने लगता है और वो एकदम धीरे धीरे उन डीमन स्लेयर के बीच में तलवार चला रहा था। और ये देखने के बाद ना ओबनाई वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा होता है तांजीरो पे। और इसके बाद ओबनाई जो होता है ना वो बोलता है कि तुम मेरे साथ ही लड़ो। और तांजीरो उसके साथ लड़ना शुरू करता है ना तो वो उन डीमन स्लेयर के बीच में ना तलवार चलाने में काफी ज्यादा हिचकिचा रहा था। और इसी कारण ना ओबनाई जो होता है वो तांजीरो को काफी ज्यादा पीट रहा होता है। और तांजीरो भी अपने मन में सोचता है कि भाई ऐसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं जीतने वाला, और अगर मुझे ओबनाई को टक्कर देना होगा तो मुझे इन डीमन स्लेयर के बारे में भूल जाना चाहिए कुछ समय के लिए। और ओबनाई ना वहाँ पे एक लकड़ी की तलवार को यूज कर रहा था, लेकिन उसके बाद भी जैसे उसकी रियल तलवार है ना जो सांप की तरह इधर से उधर वेव करती है, ये लकड़ी वाली तलवार भी सेम उसी तरीके से वेव करके तांजीरो के ऊपर अटैक कर रही थी। और ये देख के तांजीरो भी काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोचता है कि ओबनाई की जो तलवार है वो एकदम सांप की तरह किसी भी छोटे से छोटे जगह से निकल सकती है काफी इजीली। और साथ ही जब मैं ओबनाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता हूँ तो ये गंदे डीमन स्लेयर का चेहरा मेरे सामने आ जाता है, जिस कारण मैं अटैक कर नहीं पाता। लेकिन ओबनाई तो भाई काफी ज्यादा तांजीरो को मारता है और तांजीरो भी सोचता है कि अगर मैंने तलवार ढंग से नहीं चलाई तो भाई ओबनाई इसी तरीके से मारते रहेगा, और साथ ही अगर मैंने जल्दबाजी की तो इन डीमन स्लेयर को भी चोट लग सकता है। और इसके बाद शाम हो जाती है और इसके बाद ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, बट फिर भी तांजीरो लगा हुआ रहता है। और तांजीरो को देख के ना बाकी के जो डीमन स्लेयर होते हैं ना वो भी ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और सभी डीमन स्लेयर वहाँ पे काफी ज्यादा चोटिल हो चुके थे। और इसके बाद फाइनली वो लोग नहाने के लिए जाते हैं सुकून का पल लेने के लिए। लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि उनके पानी में नमक मिला हुआ है और चोट पे नमक क्या असर करने वाला ये फील तो आपको भी पता होगा। और इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा कोशिश करके पानी के अंदर जाते हैं और जैसे ही वो नमक उनके चोट से टच होता है ना भाई वो लोग काफी तेज चिल्लाते हैं। और 2-3 दिन तक ऐसे ही ट्रेनिंग चल रही थी, बट तांजीरो अभी तक ओबनाई का कुछ भी नहीं सोच पा रहा था। और तभी तांजीरो सोच रहा है कि मुझे ना बस ओबनाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर असली की लड़ाई में मेरी तलवार मान लो किसी पत्थर या पेड़ से टकरा गई तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इसलिए मुझे पत्थर और पेड़ पौधों से बच के लड़ना होगा। और फिलहाल के लिए मेरे लिए पत्थर और ये पेड़ पौधे ये डीमन स्लेयर है। और इसके बाद तांजीरो जो होता है ना वो उस जगह को ना एक जंगल की तरह देखने लगता है। और अब जो ओबनाई अटैक कर रहा था ना उसको तांजीरो काफी इजीली रोक ले रहा था। और अब तांजीरो ओबनाई के ऊपर भी अटैक कर पा रहा था। और फाइनली तांजीरो ना ओबनाई की ड्रेस को थोड़ा सा फाड़ ही देता है। और इसके बाद ओबनाई जो होता है ना वो तांजीरो को अगली हाशिरा ट्रेनिंग पे जाने की परमिशन दे देता है। और जाते वक्त भी ना ओबनाई धमकी देता है तांजीरो के कि तू दोबारा कभी मित्सुरी के आसपास दिख गया ना तो मैं तुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और जाते वक्त भी तांजीरो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है ओबनाई से। और इसके बाद वो निकलता है सानमी के डोजो पे और तभी बीच में ज़ेनोत्सु आ जाता है और भाई वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और बोलता है कि प्लीज तांजीरो भाई प्लीज प्लीज बचा ले भाई, ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाला प्लीज भाई। तभी ज़ेनोत्सु बताता है कि ये जो सानमी है ये इंसान नहीं है, ये एक राक्षस है। इतनी खतरनाक ट्रेनिंग करवाता है कि भाई मैं रेंगते रेंगते यहाँ तक भाग के आया हूँ और मैं यहाँ से भाग के जा रहा हूँ। और भाई वो और कुछ बोलता उससे पहले वहाँ पे सानमी आ जाता है और वो बोलता है कि तेरे को यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे हुई, चुपचाप ट्रेनिंग पे चल या फिर तू गया मेरे हाथ से। और ये सुन के ज़ेनोत्सु वहाँ पे
और भी ज्यादा डर जाता है, बट सानेमी जो होता है ना वो ज़ेनोत्सु को मार के वहीं पे बेहोश कर देता है। और इसके बाद तांजीरो जो होता है वो अपनी पीठ पे उठा के ज़ेनोत्सु को लेके चलता है। और तभी तांजीरो बोलता है कि मैं आपसे मिलके काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी सानेमी बोलता है कि तू मेरे से ज्यादा मत बोला कर, सिर्फ मैं मास्टर की वजह से तुझे ट्रेन कर रहा हूँ, नहीं तो मैं तुम जैसे बंदों को तो जिंदा भी ना छोड़ूं। तभी तांजीरो भी बोलता है कि तुमने भी सही बोला, मैं भी मास्टर की वजह से तुम्हारे पास ट्रेनिंग करने के लिए आया हूँ, और मैं ये तो अभी तक नहीं भूला कि तुमने मेरी बहन को तलवार से मारने की कोशिश की थी। और ये सुन के तो भाई वहाँ पे सानेमी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है। और इसके बाद सानेमी की ट्रेनिंग शुरू होती है और लिटरली भाई वो काफी ज्यादा हार्ड होती है अब तक की ट्रेनिंग से। और भाई सभी लोग ट्राई कर रहे थे बट कोई सानेमी को छू भी नहीं पा रहा था। यहाँ तक कि इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है ना कि कुछ डीमन स्लेयर तो वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं भाई। और तांजीरो सोच रहा था कि भाई ओबनॉय तो इससे काफी ज्यादा बढ़िया था, वो कम से कम हमें कुछ टाइम के लिए ब्रेक तो दे रहा था, बट ये तो बस लगातार ट्रेनिंग करवाए जा रहा है। और ज़ेनोत्सु को जैसा ही होश आएगा तो वो तो मुझे ही ब्लेम करेगा कि तू मुझे यहाँ पे क्यों लेके आया। और ऊपर से सानेमी बस मेरे से बदला निकालने की कोशिश कर रहा है और मुझे ध्यान रखना होगा, नहीं तो वो मुझे काफी गंदे तरीके से पीटने वाला है। और इसके बाद फाइनली फर्स्ट डे ट्रेनिंग का खत्म होता है और तांजीरो अपने रूम की तरफ जा रहा था। और तभी उसको गेन्या और सानेमी एक साथ बात करते हुए सुनाई देते हैं, सॉरी दिखाई देते हैं। और गेन्या जो होता है वो सानेमी से बात करने की कोशिश कर रहा था, बट सानेमी उसको बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रहा था। और वो बोलता है कि मेरा कोई भी छोटा भाई नहीं है, और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। और ये सुन के गेन्या वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और तांजीरो भी सोचता है कि भाई ये कैसी फैमिली है, हमारी फैमिली की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। और यहाँ पे सानेमी अपने भाई से भी अच्छे से बात नहीं कर रहा। और तभी सानेमी बोलता है कि तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट नहीं है, यहाँ तक कि तो तुम कोई ब्रीदिंग स्टाइल भी यूज नहीं कर सकते, और जो ब्रीदिंग स्टाइल यूज नहीं कर सकता उसका हाशिरा बनने का कोई भी अधिकार नहीं है। और गेन्या जो होता है ना वो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता, बस चुपचाप सुनते रहता है। और तभी सानेमी वहाँ से जाने लगता है। और तभी गेन्या बताता है कि मैं तुमसे हमेशा से माफी मांगना चाहता था और तुम मुझ पे प्राउड करो, इसलिए मैं काफी ज्यादा पावरफुल बनना चाहता था और इस कारण मैंने डीमंस को भी खा लिया। और ये सुनने के बाद तो वहाँ पे सानेमी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सीधा गेन्या के ऊपर अचानक से अटैक करता है। बट तांजीरो सही टाइम पे वहाँ पे पहुंच जाता है और गेन्या को बचा लेता है। और हमें बाकी के डीमन स्लेयर दिखाए जाते हैं जो कि बाहर कुछ टाइम के लिए आराम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही तांजीरो और गेन्या बाहर की तरफ गिरते हैं ना, तभी ज़ेनोत्सु बोलता है कि सानेमी यहाँ पे आने वाला है, जल्दी से बेहोश होने की एक्टिंग करते हैं, नहीं तो वो हमसे फिर से ट्रेनिंग करवाने लगेगा। और लिटरली भाई वहाँ पे सानेमी से डर के ना सभी लोग बेहोश होने की एक्टिंग भी करने लगते हैं। भाई क्या बंदा है भाई सानेमी। और तभी ज़ेनोत्सु को फील होता है कि तांजीरो जो है वो सानेमी से लड़ने वाला है, और ये देख के तो वो और भी ज्यादा डर जाता है। तभी तांजीरो सानेमी से पूछता है कि आखिरकार तुम गेन्या को मारना क्यों चाहते हो। तभी सानेमी बोलता है कि तुम्हें क्यों लगा कि मैं उसको मारने वाला हूँ, मैं उसको मारने वाला नहीं हूँ, मैं उसको तड़पाने वाला हूँ। और अगर गेन्या चाहे तो मैं उसको छोड़ सकता हूँ, बट इसके लिए उसको डीमन स्लेयर कॉर्प को छोड़ना होगा। और तभी तांजीरो बोलता है कि तुम उसको ऐसा कुछ भी नहीं करवा सकते और इस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम ही ने कहा था कि तुम्हारा कोई भी छोटा भाई नहीं है। तो ये गेन्या की मर्जी है कि वो डीमन स्लेयर कॉर्प में रहे या फिर ना रहे, डेमन से लड़े या फिर ना रहे, और जिंदा रहे या फिर मरे, इन सभी चीजों पे सिर्फ गेन्या का अधिकार होता है, तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं है। और तुमने ही बोला कि तुम उसके बड़े भाई नहीं हो, और इसलिए गेन्या मेरा दोस्त है और मैं उस पे किसी को भी अटैक करने नहीं दूंगा। और गेन्या ना तांजीरो की बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होता, और वो तो बस ये सोच रहा था कि भाई ये सानेमी के सामने खड़ा है, भाई बहुत ही ज्यादा आगे जाने वाला है ये बंदा। और अगर उस दिन गेन्या हमारे साथ नहीं होता तो हम उस अपर रैंक डीमन को हरा भी नहीं पाते। और तभी सानेमी बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब तेरा खत्म हुआ तो चल फिर मैं सबसे पहले तुझे ही मार देता हूँ, फिर तो उसको तड़पा सकता हूँ ना। और इसके बाद सानेमी जो होता है ना वो तांजीरो को एक जोरदार पंच मारता है, बट उस पंच को ना तांजीरो किसी तरीके से रोक लेता है। और इसके बाद तांजीरो एक किक सानेमी के सर पे मारता है, और ये देखने के बाद सभी डीमन स्लेयर वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और इसके बाद तांजीरो जो होता है ना वो ज़ेनोत्सु को गेन्या को बचाने के लिए बोलता है, और ज़ेनोत्सु वहाँ पे बोलता है कि भाई हरकतें कर तू और फंसा दे मुझे, अगर सानेमी को पता चल गया तो मुझे छोड़ेगा भी नहीं वो बिल्कुल भी। और इसके बाद सानेमी जो होता है वो तांजीरो को एक स्पिनिंग किक मारता है, बट तांजीरो उसको काफी मुश्किल से डॉज कर लेता है। तभी सानेमी तांजीरो को बोलता है कि लगता है कि तुझे मरने का काफी ज्यादा शौक है, तो चल यार अब मैं सीरियस हो ही जाता हूँ थोड़ा सा। और इसके बाद ज़ेनोत्सु जो होता है ना वो गेन्या को लेकर वहाँ से
भागने लगता है और वो बोलता है कि क्या ऐसा राक्षस है क्या तेरा भाई, और मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैं अकेला ही हूँ। और भाई ये बात सुन के ना गेन्या एक जोरदार पंच ज़ेनोत्सु को देता है और बोलता है कि तूने मेरे भाई के बारे में आखिरकार बोला क्या, बोल मत दियो दोबारा कुछ भी। और सानेमी जो होता है ना वो तांजीरो को मारे जा रहा था और बाकी के डीमन स्लेयर जो होते हैं ना भाई वो उनकी लड़ाई को छुड़वाने की कोशिश कर रहे थे। और बस यही ड्रामा ना शाम तक लगातार कंटिन्यू रहता है और तांजीरो का जो कौवा होता है ना वो भी तांजीरो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और इसके बाद तांजीरो की और सानेमी की जो ट्रेनिंग होने वाली थी ना उसको कैंसिल कर दिया जाता है। और तांजीरो ने ये सब कुछ गेन्या के लिए किया था, बट सानेमी अभी तक गेन्या से बात नहीं कर रहा था। और इसके बाद तांजीरो और ज़ेनोत्सु जो होते हैं ना वो स्टोन हाशिरा के पास जाने के लिए निकलते हैं। और तांजीरो की वजह से ना ज़ेनोत्सु भी बच गया वहाँ पे सानेमी के हाथों से। और ज़ेनोत्सु वहाँ पे काफी गुस्सा होने लगता है और बोलता है कि आखिरकार स्टोन हाशिरा पहाड़ों के बीच में क्यों रहता, भाई थोड़ा नजदीक भी तो रह सकता था। और इसके बाद वो लोग थोड़ी आगे जाते हैं ना तो वहाँ पे उन्हें एक वाटरफॉल नजर आता है और वहाँ पे ना इनोसुके और बाकी के जो डीमन स्लेयर थे ना वो बुद्धा के चैंट्स कर रहे थे और वाटरफॉल के नीचे खड़े हो रखे थे। और भाई ये देखने के बाद तो वहाँ पे तांजीरो और ज़ेनोत्सु काफी ज्यादा हैरान होते हैं, बट वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं ना तो उनके पैरों के नीचे से जमीन घिसक चुका था, क्योंकि जो स्टोन हाशिरा ग्योमी होता है ना वो सबसे पहले तो अपने पीठ पे काफी बड़े बड़े पेड़ के टुकड़ों को रख रखा था और ऊपर से उसके साथ कई सारे पत्थरों को बांध रखा था। और साथ ही वो आग के ऊपर बुद्धा चैंट्स कर रहा था, भाई लिटरली आग के ऊपर बुद्धा चैंट्स कर रहा था। और ये देख के तो तांजीरो और ज़ेनोत्सु वहाँ पे काफी ज्यादा रोते हैं और बोलते हैं कि हमसे ना हो पाएगा भाई ये ट्रेनिंग। तो इसके बाद ग्योमी जो होता है वो तांजीरो और ज़ेनोत्सु को बताता है कि शरीर में लेग्स और हिप्स जो होते हैं ना वो शरीर को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और इससे हम अटैक भी काफी ज्यादा पावरफुल कर सकते थे। और ग्योमी के यहाँ पे टोटल 3 ट्रेनिंग करना होता है। फर्स्ट तो वाटरफॉल के नीचे खड़ा रहना था, सेकंड में ये बड़े बड़े लकड़ी को उठाना था और थर्ड में एक बहुत ही बड़ा पत्थर था उसको घिसकाना था। ये टोटल 3 ट्रेनिंग थी। और ग्योमी बोलता है कि मेरी ट्रेनिंग एकदम सिंपल सी है। और ये सुनते ही ज़ेनोत्सु वहाँ पे बेहोश हो जाता है और तभी ग्योमी बोलता है कि ज़ेनोत्सु को पानी के अंदर डाल दो। और तांजीरो ऐसा ही करता है और पानी के अंदर जाते ही भाई ज़ेनोत्सु की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि भाई पानी काफी ज्यादा ठंडा होता है। और ज़ेनोत्सु को वहाँ पे सच में काफी ज्यादा ठंड लग रहा था और वो सोच रहा था कि भाई मेरा तो पत्ता यहीं पे कट हो जाएगा ठंड के मारे। और तभी उसे बाकी डीमन स्लेयर दिखाए जाते हैं जो कि पत्थर से चिपका होता है और उसमें से मोराता नाम का एक डीमन स्लेयर होता है। वो ज़ेनोत्सु को बुलाता है और बोलता है कि तुम भी पत्थर से चिपक जाओ क्योंकि ये पत्थर काफी ज्यादा गर्म है। और पत्थर पे लेटते ही ज़ेनोत्सु को वहाँ पे काफी ज्यादा मजा आता है और वो सोचता है कि मैं अभी अपनी माँ के गोद पे लेटा हूँ और वो वहाँ पे काफी ज्यादा रोने भी लगता है। और इसके बाद तांजीरो भी पानी के अंदर जाता है और उसको भी काफी ज्यादा ठंड लग रहा था। और जब वो इनोत्सुके को देखता है ना तो वो अभी भी पानी के अंदर था, तो उसको लगता है कि भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। और तभी तांजीरो नोटिस करता है कि इनोत्सुके तो बिल्कुल भी मूवमेंट कर ही नहीं रहा और तभी वो डर के मारे जल्दी से उसको भी पानी से बाहर निकालता है और उसको CPR देने लगता है। फिर इसके बाद इनोसुके को होश आता है और तांजीरो वाटरफॉल के नीचे जाता है और भाई उसको बैलेंस करने में ना काफी ज्यादा मेहनत लग रही थी वहाँ पे, पर वो बिल्कुल भी ढंग से नहीं कर पा रहा था। और मुराता तांजीरो को बोलता है कि मंत्रों का जाप करो, इससे तुम्हें फोकस करने में काफी ज्यादा आसानी होगा। और तांजीरो ऐसा ही करना शुरू करता है और कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तांजीरो भी पत्थर पे लेटा होता है और बोलता है कि भाई पानी काफी ज्यादा ठंडा है और ऐसे में तो मेरे को कुछ हो भी सकता है और पानी का प्रेशर इतनी तेज आ रहा है कि मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मेरा गर्दन ही टूट जाएगा। और तभी मुराता बोलता है कि यार तांजीरो भाई तू काफी ज्यादा अमेजिंग है और तेरे साथ जो वो सुगर वाला बंदा है ना वो भी काफी ज्यादा औसम है, क्योंकि मुझे पानी के नीचे ही जाने में लगभग 1 से 2 दिन लगे थे और तू और इनोसुके कुछ ही समय में उसके नीचे चले गए, लेकिन इसके बाद भी मैं आधे घंटे से ज्यादा वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाता और मैं लगभग 10 दिन से इस ट्रेनिंग को कर रहा हूँ और अब मैं लकड़ी उठाने वाला टास्क को करने वाला हूँ। और इसके बाद वो सभी लोग खाना खाते हैं और तभी इनोसुके बताता है कि स्टोन हाशिरा सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और बाकी के डीमन स्लेयर न केवल इनोसुके की तरफ देखे जा रहे थे, क्योंकि भाई वो अब तक 10 मछलियां खा चुका था और मछलियों के साथ कांटे भी खाए जा रहा था वो। और तांजीरो भी बोलता है कि मुझे भी यही लगता है कि ग्योमी सच में काफी ज्यादा पावरफुल है और उन्होंने तो अपना डीमन स्लेयर मार्क को भी अवेकन कर लिया होगा। और तभी ज़ेनोत्सु बोलता है कि तुम दोनों एकदम गलत बोल रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि वो बुढ़ा ये सब कुछ कर पाता होगा, मुझे तो ये भी फील नहीं हो रहा कि वो पत्थर को घिसका भी पाता होगा। और तभी हमें ग्योमी दिखाया जाता है जो कि उन्हें पत्थर मिला था ना उनसे 3-4 गुने बड़े पत्थर को घिसका रहा था और सब लोग ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ग्योमी ने उस मंत्र का जाप करते रहता है लगातार। तभी तांजीरो बोलता है कि ग्योमी कितने ज्यादा
औसम है, क्या मैं भी ये कभी कर सकता हूँ। और इसके बाद ज़ेनोत्सु तांजीरो को मारते हुए बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, दोनों की साइज में कंपैरिजन देखा है, तू उसके आगे कुछ भी नहीं है और कभी सोचियो भी मत कि उसकी तरह तो स्ट्रांग होगा या फिर नहीं। और खाना खाते ही इनोसुके भी बोलता है कि मैं भी इस ट्रेनिंग को काफी जल्दी कंप्लीट कर लूंगा। और उसको देख के ना ज़ेनोत्सु वहाँ पे और भी ज्यादा किलसने लगता है। फिर इसके बाद तांजीरो और ज़ेनोत्सु ना हमें वाटरफॉल के नीचे दिखाए जाते हैं और इसके बाद तभी ज़ेनोत्सु पानी में बहने लगता है और तांजीरो उसको जाके बचाता है। और इसके बाद दोनों फिर से वाटरफॉल के नीचे जाते हैं और वो दोनों फाइनली अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिए थे वहाँ पे। और इसके बाद तांजीरो जो होता है ना वो लकड़ी के टुकड़ों को भी उठा लेता है और सेकंड ट्रेनिंग को भी कंप्लीट कर लेता है। और हमें नाकिमी की आंखें दिखाई जाती है जो कि सभी डीमन स्लेयर को ढूंढ रही थी और वो मोजान द माइकल जैक्सन को बताती है कि उसने लगभग 60% डीमन स्लेयर को ढूंढ लिया है। और वो बताती है बट मुझे अभी तक नेज़ुको कहीं पे भी नहीं मिली है। और मोजान द माइकल जैक्सन होता है वो नाकिमी के वर्क से काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है कि तुम थोड़े एरिया में और चेक करो। और इसके बाद नाकिमी और भी दूसरे एरिया में ढूंढने लगती है और माइकल जैक्सन बोलता है कि तुम फिक्र मत करो क्योंकि हम काफी जल्दी उन्हें ढूंढ लेंगे। और इसके बाद हमें तांजीरो दिखाया जाता है जो कि पत्थर को घिसका रहा था और उसकी चप्पल वहाँ पे टूट जाती है बट वो ट्रेनिंग को नहीं कर पाता है। और इसके बाद हमें 3 डीमन स्लेयर दिखाए जाते हैं जो कि उस ट्रेनिंग को ना आधे पे ही छोड़ के जा रहे थे। और वो तीनों बताते हैं कि ये ट्रेनिंग हमारे लिए काफी ज्यादा हार्ड है और हम इसको क्विट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हम तुम्हें बैकअप सपोर्ट जरूर देंगे। और तांजीरो भी ये सुन के काफी ज्यादा खुश होता है और वो सोचता है कि अगर हमें मोजान को हराना है तो हमें सभी को एक साथ मिलकर लड़ाई करना होगा। और इसके बाद तांजीरो फिर से ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है और फिर वो हमें रेस्ट करते हुए नजर आते हैं जहाँ पे तांजीरो सभी के लिए कुछ खाने के लिए बना रहा होता है। तभी मुराता कहता है कि अब मुझे समझ में आया सभी हाशिरास के बाद कोई बैकअप हाशिरा क्यों नहीं है जो कि हाशिरा के बाद उनकी जगह ले सके, क्योंकि हाशिरा की ट्रेनिंग ही इतनी ज्यादा हार्ड होती है क्योंकि कोई उनके सामने टिक ही नहीं पाता। एग्जाम्पल के लिए ज़ेनोत्सु को ले लो भाई, ये तो अलग ही डिप्रेशन में जा चुका है ट्रेनिंग के कारण। और सच में हाशिरा काफी ज्यादा कमाल के होते हैं और इनके टक्कर में भी कोई नहीं होते। और इसके बाद ना वो सभी लोग तांजीरो के खाने की तारीफ करने लगते हैं। तभी तांजीरो बताता है कि मेरे पेरेंट्स कोयले बेचा करते थे तो मुझे आग को कंट्रोल करना अच्छे से आता है। और इसके बाद ना वो जो राइस बॉल खिला रहा था ना वो रोस्टेड राइस बॉल उन सभी को खिलाता है और वो भी उन लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है। और वो लोग खाते टाइम सोच रहे थे कि मैं अपने घर का खाना खा रहा हूँ। और ये सब सुनते ही ना तांजीरो को भी अपने फैमिली की याद आने लगती है वहाँ पे। और तांजीरो को ट्रेनिंग करते करते 6 दिन हो चुके थे बट वो अभी भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और तभी वहाँ पे गेन्या आता है और बोलता है कि तांजीरो तुम्हारे सर पे जो निशान है वो तो और भी ज्यादा बड़ा होते जा रहा है। और तांजीरो जो होता है वो गेन्या को देख के हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिरकार तुम कैसे हो। और इसके बाद गेन्या बताता है कि मुझे भी ग्योमी के पास ट्रेनिंग करना है और जब मैं सानमी के पास ट्रेनिंग कर रहा था मुझे उससे बात करना था लेकिन उसने मुझसे बात नहीं किया और वो मुझ पे अटैक करने आया और तुमने मुझे बचाया, इस कारण तुम्हारी उसके साथ लड़ाई हो गई। और इसके बाद सानमी ने भी मुझे काफी ज्यादा डांटा और तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे सानमी से प्रोटेक्ट किया। तभी तांजीरो बोलता है कि क्या सच में मेरे सिर का निशान काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, मुझे इसके बारे में किसी ने भी नहीं बताया। तभी गेन्या बताता है कि तुम इतने इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहते हो कि उनका ध्यान कहाँ है इस पे जाएगा। तभी गेन्या बताता है कि मैं भी पत्थर घिसकाने वाली ट्रेनिंग कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत मैं पत्थर को घिसका लेता हूँ। और ये सुनने के बाद तांजीरो वहाँ पे थोड़ा सा हैरान होता है। तभी गेन्या पूछता है कि क्या तुम रेपिटेटिव एक्शन वाली ट्रेनिंग कर रहे हो या फिर नहीं। और ये सुन के तांजीरो वहाँ पे थोड़ा हैरान होता है। और तभी गेन्या बताता है कि ग्योमी जो है वो इतना अच्छा टीचर नहीं है और अगर तुम्हें कुछ सीखना है ना तो तुम्हें उन्हें देखना होगा अच्छे से। और तभी गेन्या बताता है कि अगर तुम्हें पावर को अच्छे से यूज करना होगा तो तुम्हें कुछ एक्शंस को करना होगा, जैसे कि मैं अपने पावर का यूज करने के लिए कुछ मंत्र पढ़ता रहता हूँ। तभी तांजीरो हंसते हुए बोलता है कि तुमने सही कहा, ग्योमी भी ऐसे ही करते हैं, जब वो कुछ कर रहे होते हैं तो मंत्रों की चैटिंग कर रहे होते हैं उस टाइम पे वो। और ग्योमी जो होता है ना वो हमें दिखाया जाता है जो कि पत्थरों के पीछे से ना उनकी बातों को सुन रहा था। और इसके बाद गेन्या वहाँ से चला जाता है और तांजीरो फिर से अपनी ट्रेनिंग पे लग जाता है। और तांजीरो याद करता है कि रेपिटेटिव एक्शन करने पे ना शरीर के सारे पार्ट्स खुल जाते हैं। और वैसे गेन्या को ब्रीदिंग नहीं आती लेकिन इसके बाद भी वो अपने पत्थर को घिसकाने में थोड़ा कामयाब हो गया था।
और साथ ही गेन्या और ग्योमी जो है उस टेक्निक को एक्टिवेट करने के लिए ना अपनी बैडेस्ट मेमोरी को याद करते हैं, दुख भरी मेमोरी को, जिसके कारण उनके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है और उनके अंदर काफी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। और इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे तांजीरो डिनर बना रहा था और तभी वहाँ पे गेन्या आता है और वो बोलता है कि मुझे ये बताओ कि तुम सबसे ज्यादा इमोशनल कब होते हो, और तांजीरो सोचते वक्त एकदम शांत हो जाता है। और इसके बाद गेन्या उससे माफी मांगता है और अगले दिन तांजीरो फिर से उस ट्रेनिंग को करने के लिए जाता है और वो वहाँ पे सबसे पहले तो अपनी फैमिली को याद करता है। फिर इसके बाद ना वो रेंगोकू की बातों को याद करता है जो उसने बोला था, और उसने जो बोला था कि तुम अपने दिल की अग्नि को जलाए रखना, ये बोलते ही तांजीरो का जो मार्क होता है ना वो और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो पत्थर को नहीं घिसका पाता और तभी ज़ेनोत्सु और इनोसुके भी वहाँ पे आता है और तभी हमें पता चलता है कि वो जो ट्रेनिंग टाइम थी ना उससे पहले ही तांजीरो ट्रेनिंग करने के लिए वहाँ पे आ गया था। और इसके बाद तांजीरो लगातार उसी प्रोसेस को दोहराते रहता है और उसका जो डीमन स्लेयर मार्क था ना वो भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, अब मतलब कि पूरी तरीके से अवेकन वाले फॉर्म में आ जाता है। और इसके बाद फाइनली वो धीरे धीरे पत्थर को घिसकाने लगता है और ये देख के इनोसुके और ज़ेनोत्सु काफी ज्यादा हैरान होते हैं वहाँ पे। और इसके बाद ना वो बिना रुके पत्थर को घिसकाने लग चुका था। और इसके बाद हमें मोजांग दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए, और वो सोच रहा था कि उबुयाशी आखिरकार दिखता कैसा है और साथ ही तुम्हारा प्लान क्या है। तांजीरो जो होता है वो पत्थर को लगातार घिसकाने लगता है और ये देखने के बाद ना इनोसुके के अंदर भी एनर्जी आती है और वो भी इसके बाद पत्थर को घिसकाने लगता है और वो भी सक्सेसफुली पत्थर को घिसका लेता है थोड़ा बहुत। लेकिन ज़ेनोत्सु भाई उन दोनों को देख के काफी ज्यादा जेलस होता है क्योंकि उससे अभी तक पत्थर नहीं घिसक रहा था। और तभी उसके पास ना उसकी चिड़िया आती है जो कि उसके लिए एक लेटर लेके आई थी। और तांजीरो इतना ज्यादा अपना एनर्जी का यूज कर लेता है ना कि उसको काफी ज्यादा प्यास लगता है और उसको तो लगता है कि अब वो ऊपर ही जाने वाला है। और वो जाने से पहले ना अपने दोस्तों को याद करने लगता है। वो तो बस यही सोच रहा था कि भाई कोई भी आके मुझे पानी पिला दे। और तभी वहाँ पे ग्योमी आता है और वो उसके ऊपर पानी डालने लगता है और ग्योमी तांजीरो को पानी पिलाते हुए बोलता है कि तुम्हारी ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो चुकी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। और साथ ही जो तुमने स्वॉर्डस्मिथ विलेज में किया था अपनी बहन की जान बचाए बिना विलेज के लोगों की जान बचाई थी, इसके लिए मैं तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत करता हूँ। तभी तांजीरो बोलता है कि प्लीज आप मुझे माफ करना बट मैं आपके रिस्पेक्ट के काबिल नहीं हूँ क्योंकि उस बार मैं डिसीजन नहीं ले पाया था, वो मेरी बहन का डिसीजन था जिस कारण मैंने गाँव के लोगों को बचाया था। और तभी ग्योमी जो होता है ना वो बच्चों के बारे में सोचने लगता है और बोलता है कि बच्चे काफी प्योर हार्टेड होते हैं, वो काफी कमजोर होते हैं। और वो तांजीरो की बातें सुन के बोलता है कि तांजीरो तुम काफी ज्यादा अलग हो और लोगों से। तांजीरो बताता है कि आप मुझ पे इतना विश्वास भी मत करो क्योंकि हर बार कोई ना कोई आके मुझे बचा लेता है और सही रास्ते पे ले आता है और उस टाइम पे मुझे नेज़ुको ने लाया था। तभी ग्योमी बोलता है लेकिन फिर भी मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। और इसके बाद वो अपनी बैक स्टोरी बताने लगता है। हमें बताया जाता है कि ग्योमी जो होता है ना वो काफी सारे अनाथ बच्चों का ख्याल रखा करता था और एक दिन वो उन सभी के लिए फिश लेके आया था जिनमें से सायो नाम की लड़की जो होती है ना वो अपना फिश ग्योमी को दे देती है और बोलती है कि आपको ज्यादा जरूरत है खाने की क्योंकि आप हमारी देखभाल करते हो। तभी ग्योमी बोलता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो क्योंकि मैं काफी हार्ड ट्रेनिंग करता हूँ, इस कारण मुझे उतना ज्यादा भूख नहीं लगता। और एक रात एक बच्चा ना टेम्पल आने में देर कर जाता है और इस कारण उसके पीछे डीमन पड़ जाता है और वो बच्चा अपनी जान बचाने के लिए टेम्पल का पता उस डीमन को बता देता है। और रात के टाइम डीमन से बचाने के लिए ना मैं वेस्टेलिया के फूलों से बनी हुई अगरबत्ती को जला देता था जिस कारण डीमन हमारे और नहीं आते थे। लेकिन वो बच्चा उस रात को सारी अगरबत्ती बुझा देता है और इसके बाद डीमन टेम्पल के अंदर आ जाता है और डीमन अंदर आते ही 4 बच्चों को मार देता है और बचे हुए 4 बच्चों में से 3 बच्चे ग्योमी की बात नहीं मानते और बाहर भाग जाते हैं। और इसके बाद वो डीमन उन 3 को भी मार देता है। और मैंने काफी दिनों से खाना भी नहीं खाया था, इस कारण मैं काफी ज्यादा कमजोर था, ऊपर से अंधा भी था, इस कारण उन बच्चों ने मेरी बात नहीं मानी। बट एक इकलौती सायो थी जिसने मेरी बात मानी और मैं उसको बिल्कुल भी कुछ नहीं होने दे सकता था। और इसके बाद वो डीमन ग्योमी पे अटैक करता है और ग्योमी के माथे पे ना एक निशान बन जाता है। बट इसके बाद ग्योमी जो होता है ना वो उस डीमन को काफी गंदी तरीके से मारता है और अंत में जाके उसको मार ही देता है। और ग्योमी ने पहली बार किसी जिंदा चीज को मारा था और वो मारते रहता है उसको जब तक कि दिन नहीं होता। और बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं और सायो से पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। और सायो डर के मारे ना वहाँ पे ग्योमी
को ही मॉन्स्टर बता देती है और ग्योमी ने ही सभी बच्चे को मारा है। और तभी ग्योमी बोलता है कि मैं उस पर ब्लेम भी नहीं कर सकता था कि वो तो केवल 4 साल की बच्ची थी और मुझे लगा था कि सायो वहाँ पे मेरी तारीफ करेगी और मुझे धन्यवाद बोलेगी, बट बच्चे हमेशा से ही सेल्फिश होते हैं और वो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। डीमन की बॉडी वहाँ पे राख बन के उड़ चुकी थी और वहाँ पे सिर्फ बच्चों की ही बॉडी पड़ी हुई थी और इसके बाद मुझे जेल में डाल दिया जाता है। और अगर वहाँ पे मास्टर उबुयाशिकी नहीं आए होते ना तो आज मैं तुम्हारे सामने यहाँ पे खड़ा नहीं होता। और इसके बाद से मैंने लोगों पे भरोसा करना छोड़ दिया और जब मुश्किल का घड़ी आता है ना तो वो लोग भाग जाते हैं वहाँ से। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो, तुम ना ही तो भागे डीमन से और ना ही तुमने झूठ बोला और तुम जैसे लोग बहुत कम ही मिलते हैं इस दुनिया में और मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा स्पेशल हो। और इसके बाद ग्योमी बताता है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हें सही रास्ते पे ले जाने में। और तांजीरो भी रोते हुए बोलता है कि मैं भी पूरी कोशिश करूंगा अच्छे रास्ते पे जाने के लिए। और इसके बाद ग्योमी जो होता है ना वो तांजीरो के सर पे हाथ फेरता है और इसी तरीके से ना वो बचपन में सायो के सर पे हाथ फेरा करता था। और यहाँ पे तांजीरो की ट्रेनिंग हो जाती है कंप्लीट और इसके बाद हमें गेन्या, तांजीरो और इनोसुके तीनों एक साथ बैठ के खाना खाते हुए नजर आते हैं। जहाँ पे गेन्या बताता है कि स्टार्टिंग में तो मुझे ग्योमी सान ने अपना स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई भी ब्रीदिंग स्टाइल नहीं था, लेकिन जब उन्हें पता लगा कि मैं डीमंस को खाता हूँ इसके बाद उन्होंने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया और मेरा चेकअप भी करवाया। और इनोसुके तो भुक्कड़ था, वो तो बस खाना ही खाए जा रहा था, अपना खाना तो खा लेता है। इसके बाद वो ज़ेनोत्सु का भी खाना खाने लगता है लेकिन तांजीरो उसको रोक लेता है उसका खाना खाने से। और शिनोबु जो थी ना वो गेन्या को हर वक्त पे डांटती रहती थी कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख रहा और यही सब बातें तांजीरो और गेन्या आपस में बात कर रहे थे। और इसके बाद तांजीरो बोलता है कि अब मैं वाटर हाशिरा ग्यू के पास ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ और वो गेन्या से पूछता भी है कि क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे। और गेन्या बोलता है कि यार मेरे से अभी तक पत्थर घिसकाया ही नहीं गया। और ये सुनने के बाद इनोसुके जो होता है ना वो गेन्या का मजाक उड़ाने लगता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है वहाँ पे। और तांजीरो जो होता है ना उन दोनों की बैटल छुड़ाने के लिए ना सीधा इनोसुके के ऊपर जाके ही बैठ जाता है। और तांजीरो बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ चलते ना तो हम तुम्हारे भाई विंड हाशिरा के बारे में भी थोड़ी बहुत बात कर लेते। और इसके बाद हमें ज़ेनोत्सु दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से पत्थर पे बैठा हुआ था और वहाँ पे तांजीरो उसके लिए खाना लेके आता है और वो बताता है कि मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है तो मैं अब नेक्स्ट हाशिरा के पास जा रहा हूँ। और वहाँ पे ज़ेनोत्सु जो था ना वो कुछ ज्यादा ही शांत था और ये देख के ना काफी ज्यादा तांजीरो घबरा जाता है और बोलता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या और मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या। और ज़ेनोत्सु बोलता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, बस तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। और इसके बाद तांजीरो वहाँ से चला जाता है और हमें ज़ेनोत्सु के हाथ में एक लेटर दिखाया जाता है और उसके सर में से खून भी निकल रहा था। और वो तांजीरो को बोलता है कि तुम काफी बढ़िया इंसान हो बट मुझे अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी। और भाई लिटरली वहाँ पे ज़ेनोत्सु जो होता है ना वो काफी ज्यादा सीरियस होता है, वो ये सब चीजें मजाक में नहीं बोलता। और इसके बाद तांजीरो जो होता है वो ग्यू के घर के पास पहुंचता है और वहाँ पे उसको ना निजुके की याद आ रही थी और जिस लोकेशन पे उसको बोला गया था ना वो उस लोकेशन पे पहुंच जाता है। और जब तांजीरो अंदर जाता है ना तो वो देखता है कि सानेमी और ग्यू दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और दोनों की बैटल काफी ज्यादा जबरदस्त होती है। और पहले तांजीरो हाशिरास की फाइट को ना देख नहीं पाता था, वो इतनी ज्यादा फास्ट हुआ करती थी, लेकिन तांजीरो जो था ना इस बार उनकी फाइट को देख पा रहा था क्योंकि भाई अब ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और सानेमी जो होता है ना वो ग्यू की बेइज्जती भी मारता है और बोलता है कि तू तो बोल रहा था कि भाई तू हमसे काफी ज्यादा डिफरेंट है, तो तेरी वो डिफरेंट पावर तो नजर नहीं आ रही मुझे बिल्कुल भी। और दोनों इतना तगड़ा लड़ाई कर रहे होते हैं ना भाई वहाँ पे लिटरली इतना तगड़ा कि दोनों की स्वॉर्ड एक साथ ही टूट जाती है। और सानेमी यही नहीं रुकता, बोलता है कि चल भाई अब हाथ से लड़ते हैं हम। तभी तांजीरो बीच में आते हुए बोलता है कि भाई सानेमी प्लीज तू ग्यू को छोड़ दे, उसको परेशान क्यों कर रहा है। और सानेमी बोलता है कि तुझे ऑर्डर मिला था ना कि तू मुझसे दूर रहेगा, तू आखिरकार मेरी जासूसी क्यों कर रहा है, मतलब कि ये ना सानेमी काफी गुस्से में बोल रहा था। तभी तांजीरो बोलता है कि भाई तू कहीं मुझसे इसलिए तो गुस्सा नहीं है कि मैंने तेरा खाना खा लिया था। सानेमी का ना रेड बीन सूप करके कुछ खाना था, वो उसका फेवरेट था, वो तांजीरो खा लेता है। वो बोलता है कि भाई तू फिक्र मत कर बट मैं तेरे लिए ना वो और भी बना सकता हूँ। सानेमी बोलता है कि तू कोई जोक कर रहा है, तू मेरे सामने तो मजाक कर मत भाई, नहीं तो बहुत गंदा छिदेगा तू। लेकिन तांजीरो बोलता है कि नहीं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, जब मैं आपके यहाँ पे ट्रेनिंग करता था तो मुझे वहाँ पे ना रेड बीन सूप की काफी अच्छी खुशबू आती थी। और तभी ग्यो भी सानेमी से पूछता है कि भाई सच में तुझे वो खाना पसंद है क्या। और सानेमी वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है ना कि वो सीधा एक पंच में ही ना तांजीरो को हवा में उड़ा देता है। और कुछ देर बाद तांजीरो को होश आता है और सानेमी वहाँ से इतनी देर में जा चुका होता है। और तभी तांजीरो ग्यू से पूछता है कि आखिरकार आप सानेमी से क्यों लड़ रहे थे। तभी ग्यू बोलता है कि भाई हम लड़ नहीं रहे थे, हम ट्रेनिंग कर रहे थे और ये भी हाशिरा ट्रेनिंग का ही एक पार्ट था। और ये सुनने के बाद तांजीरो जो होता है वो ग्यू
उसे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारी ट्रेनिंग भी खराब कर दी। और तभी ग्यू बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, सानमी हमेशा गुस्से में रहता है और अब तो मुझे सानमी का फेवरेट फूड भी पता है और वो जब भी गुस्सा करेगा ना तो मैं उसको रेड बीन सूप दे दिया करूंगा। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सानमी को ना ट्रेनिंग करना था, बट वहाँ पे ना तो मोइचिरो होता है और ना ही ओबनॉय होता है और उसको भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसको तो ट्रेनिंग करना था और उसको तांजीरो की शक्ल और साथ ही उसकी बातें भी याद आने लगती है और तांजीरो को सोचते ही वो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और सानमी चल ही रहा था लेकिन तभी उसको एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर नजर रखा हुआ है और तभी वो अचानक से पीछे घूमता है और उस चीज को पकड़ लेता है और सानमी की हाथों में ना नाकेमी की आंखें होती है और वो आंख ना कुछ ही देर में राख में बदल जाती है और सानमी तभी समझ जाता है कि भाई हम पे इतने टाइम से नजर रखी जा रही थी। और इसके बाद हमें मास्टर उबुयाशी दिखाए जाते हैं जहाँ पे उनकी वाइफ उनकी देखभाल कर रही थी। और इसके बाद माइकल जैक्सन जो होता है ना वो मास्टर के कैसल की तरफ बढ़ते जा रहा था और भाई वहाँ पे एकदम माहौल एकदम सन्नाटे वाला था और म्यूजिक जो था ना वो भी काफी बढ़िया था। और इसके बाद ना वो मास्टर के घर के अंदर एंट्री करता है और लिटरली आप लोग मानोगे नहीं, ये एंट्री का सीन ना कम से कम 5 मिनट का था, सिर्फ एंट्री ही दिखाई जा रही थी उसके अंदर। और वहाँ पे मास्टर को भी एहसास हो जाता है कि माइकल जैक्सन फाइनली मेरे घर के पास आ चुका है। और माइकल जैक्सन जो होता है ना वो सीधा मास्टर के घर के पास जाके खड़ा हो जाता है, मतलब कि रूम के बाहर। और माइकल जैक्सन जो होता है ना वो मास्टर को हेलो बोलते हैं और मास्टर भी वहाँ पे उसका स्वागत करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा स्वागत है माइकल जैक्सन। और वहाँ पे माइकल जैक्सन बोलते हैं कि उबुयाशी तुम्हारी हालत तो यहाँ पे काफी ज्यादा खराब लग रही है मुझे। इसके बाद उबुयाशी बोलते हैं कि शायद हम ये पहली बार मिले हैं और मोजाम भी बोलता है कि तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। तभी उबुयाशी बोलते हैं कि फाइनल तुम यहाँ पे आ ही गए जिसे हम इतने टाइम से ढूंढ रहे थे। और इसके बाद मास्टर जो होते हैं ना वो लेडी अमाने से पूछते हैं कि आखिरकार ये देखने में किस तरीके का है। तभी लेडी अमाने बताती है कि इसकी एज लगभग 20 साल है और इसकी आंखें एकदम बिल्ली की तरह है। तभी उबुयाशी बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे क्योंकि तुम मेरी फैमिली से नफरत करते हो और तुम ही हो जो कि मुझे मारोगे। तभी माइकल जैक्सन बोलता है कि मैं तुम्हें क्या ही मारूंगा, तुम तो वैसे ही मरे हुए हो और तुम्हें देख के तो काफी ज्यादा निराश हुआ मैं। तभी उबुयाशी बैठने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि 6 महीने पहले डॉक्टर ने बोला था कि मैं अब तक मर जाऊंगा, बट तुम खुद ही देख लो कि मैं अब तक एकदम ठीक हूँ। तभी उबुयाशी बोलता है कि मैं अब तक इसलिए नहीं मरा क्योंकि मैंने प्रॉमिस लिया है कि मैं तुम्हें मार के रहूंगा। और तभी माइकल जैक्सन भी बोलता है कि अच्छा ठीक है, फिर तुम्हारा ये प्रॉमिस हम आज ही खत्म कर देते हैं, तो मैं तुम्हें मार देता हूँ। और तभी उबुयाशी बोलते हैं कि हम दोनों एक ही परिवार से है, बट तुम्हारा जन्म हजारों साल पहले हुआ था, बट अभी हम परिवार नहीं है क्योंकि वो काफी टाइम पहले की बात है। और तभी माइकल जैक्सन बोलता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तभी उबुयाशी बोलता है कि हमारे परिवार से एक गलती हो गई कि उन्होंने एक मॉन्स्टर को जन्म दिया और इस कारण हमारे परिवार में कर्ज लगा और तुम्हारे बाद जितने भी बच्चे पैदा होते थे वो सभी काफी कमजोर होते थे और साथ ही काफी जल्दी मारे भी जाते थे। और इसके बाद हम लोग एक पुजारी के पास गए और उन्होंने हमें बताया कि जिसको तुमने पैदा किया है, जिस मॉन्स्टर को, और हमारे पूरी पीढ़ी को मिलकर उस मॉन्स्टर को खत्म करना होगा। और इसके बाद हमने उसी प्रीस्ट की बेटी के साथ शादी किया हमारे परिवार वालों ने। और इसके बाद हमारे बच्चे पहले से तो काफी ज्यादा हेल्दी होने लगे, बट उनकी एज फिर भी 30 साल से ज्यादा नहीं होती थी। तभी माइकल जैक्सन बोलता है कि भाई तेरी तबीयत खराब है तो क्या तू पागल वागल हो गया है? मैं इतने सालों से इंसानों को मारते आ रहा हूँ बट मुझे तो अभी तक कुछ नहीं हुआ और मैंने आज तक ना ही तो तेरे किसी भगवान को देखा है और ना ही किसी बुद्धा को देखा है। और इसके बाद उबुयाशी जो होता है ना वो मोजान से उसके सपने के बारे में पूछता है और मोजान अपने मन में सोच रहा था, मैं जिस डीमन स्लेयर कॉर्प के लीडर को ढूंढ रहा था मैं फाइनली उसके सामने खड़ा हूँ, लेकिन आज मुझे वैसा फील क्यों नहीं हो रहा। और मोजान को ना उबुयाशी की 2 बेटियां खेलती हुई नजर आती है और तभी मोजान बोलता है कि मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ पे उबुयाशी, उसके वाइफ और 2 बच्चे हैं और यहाँ पे कोई भी गार्ड नहीं है। तभी उबुयाशी बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तुम इमॉर्टल होने की सोच रहे हो। तभी माइकल जैक्सन बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और मैं इसको काफी जल्दी कंप्लीट कर लूंगा नेजुको को पकड़ के। और उबुयाशी बोलते हैं कि ऐसा तुम कभी भी नहीं कर पाओगे। तभी माइकल जैक्सन बोलते हैं कि भाई तू फिक्र मत कर, मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है, बट तू अपनी देख। तभी उबुयाशी बताता है कि हजारों साल से डीमन स्लेयर कॉर्प चलता आ रहा है, अनगिनत बच्चे मारे गए बट उनकी जगह कोई नया बच्चा ले लेता है। अब तक जितने भी लोग मरे हैं उन सभी की फीलिंग्स इटर्नल है, उनकी फीलिंग्स इमॉर्टल है और वो सभी तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे। और तुमने सोए हुए शेर को जगा दिया है, तुम भले ही मुझे मार दो लेकिन डीमन स्लेयर कॉर्प रुकने वाली नहीं है और मैं उन्हीं
उनके लिए उतना ज्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं हूँ उनकी आर्मी के लिए, और तुम कभी भी ह्यूमंस की फीलिंग को नहीं समझ पाओगे, और वैसे भी मरने के बाद तो तुम्हारी राख भी नहीं बचती। और तभी वहाँ पे एक हवा का झोंका चल के आता है, और तभी उबुयाशी बोलते हैं कि इससे कुछ समझ में आया, और वहाँ पे माइकल जैक्सन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था। तभी उबुयाशी बोलते हैं कि मैं इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, बट फिर भी मेरी मौत के बाद हाशिरास काफी ज्यादा इमोशनल होंगे और उनके अंदर तुम्हें मारने का मोटिवेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी माइकल जैक्सन बोलता है कि और भी कुछ बोलना है या फिर काम खत्म करूं। और इसके बाद ना हमें सभी डीमन स्लेयर और साथ ही उनके क्रोस दिखाए जाते हैं, मतलब कि सभी हाशिरा जो कि मेंशन की तरफ जा रहे थे, और वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक कर रहे थे और काफी ज्यादा डरे हुए भी थे कि वहाँ पे क्या हो रहा होगा। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी हाशिरास बात कर रहे थे कि कम से कम मास्टर उबुयाशी की गार्ड के लिए 2 हाशिरास को तो वहाँ पे रुकना चाहिए। और तभी ग्योमी बताता है कि ये बात बताते बताते मुझे 8 साल हो गया है और मास्टर हमेशा मुझे मना कर देते हैं, और मास्टर बताते हैं कि हाशिरा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और मेरे ऊपर वेस्ट करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। और शिनोबू भी बताती है कि आज तक जितने भी मास्टर हुए हैं उन्होंने कभी भी अपने आगे हाशिरा गार्ड नहीं रखा है, और सभी हाशिरास आगे बढ़ ही रहे थे। और तभी हमें मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक से आग लग जाती है, और तभी वहाँ पे एक काफी बड़ा सा ब्लास्ट होता है, और सभी हाशिरास ये चीज दूर से देख रहे थे, और वो लोग तो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाते हैं। और जो मोजान होता है ना, उसकी बॉडी काफी गंदी तरीके से जल चुकी थी। और इसके बाद माइकल जैक्सन अपने मन में सोचता है कि भाई वो कैसा इंसान था, उसने मेरे को मारने के लिए अपने साथ साथ पूरी फैमिली को मार दिया, और मैं उसकी स्माइल को समझ ही नहीं पाया। मुझे इतना तो पता था कि कुछ ना कुछ ट्रैप होगा, लेकिन इस हद तक ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और शायद मैंने उबुयाशी को कम समझ लिया। और माइकल जैक्सन के शरीर में ना कुछ कांटे चुभ चुके थे, इस कारण ना वो काफी धीरे धीरे हील कर पा रहा था अपनी बॉडी को। और माइकल जैक्सन सोचता है कि जरूर उसने कुछ और भी प्लान कर रखा है, और ये मुझे हाशिरास तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे। और क्या उसके फैमिली को पता था कि वो मुझे मारने के लिए इस हद तक जा सकता है? और मुजान अभी तक इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे अचानक से एक ब्लड डीमन आर्ट का अटैक होता है, और इसके बाद काफी सारे कांटे ना माइकल जैक्सन की बॉडी में जाने लगते हैं, इस कारण वो वहाँ पे फंस जाता है। और तभी वहाँ पे तमायो आ जाती है, और वो अपना हाथ सीधा माइकल जैक्सन के अंदर डाल देती है, और तभी वो बताती है ये डीमन आर्ट और किसी का नहीं, आसाक ओसामे जिसे तुमने डीमन बनाया था उसका है। और माइकल जैक्सन सोच रहा था कि आखिरकार तमायो उबुयाशी की मेंशन में क्या कर रही है, और इसके बाद वो तमायो का हाथ जो होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तभी तमायो बताती है कि मेरे हाथ में वो मेडिसिन था जो कि डीमन को इंसान बनाता है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे माइकल जैक्सन काफी हैरान होता है, और तमायो बताती है कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती थी, बट फाइनली मैंने ये कर ही लिया। तभी माइकल जैक्सन बोलता है कि यार तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है, तू ही अपने मर्जी से डीमन बनी और साथ ही अपने पति और अपने बच्चों को खाई। और तभी तमायो बताती है कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी डीमन बनती ही नहीं, और मैं अपनी बीमारी से मरना नहीं चाहती थी, अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ देखना चाहती थी। फिर माइकल जैक्सन बोलता है कि उसके बाद भी तुमने काफी सारे लोगों को मारा, और तुम्हारे फेस पे मुझे वो स्माइल नजर आती थी उस टाइम पे, और इसी का बदला लेने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे यहाँ पे तुम्हारे साथ मरना भी पड़े, मुझे उसका भी कोई गम नहीं है। और इसके बाद वो ग्योमी को आवाज लगाती है, और इसके बाद ग्योमी जो होता है ना वो अपने हथियार की मदद से माइकल जैक्सन पे अटैक करता है और उसका सर ही उड़ा देता है। और इसके बाद हमें ग्योमी का पास्ट दिखाया जाता है, और जब ग्योमी मास्टर से पहली बार मिला था ना तो उस टाइम पे ग्योमी 18 साल का था और मास्टर 14 ही साल के थे, और ग्योमी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो 14 साल के हैं। और मास्टर बताते हैं कि मुझे पता है कि तुमने उन बच्चों को नहीं मारा और तुमने उस डीमन को मारा है। और ये सुनने के बाद ग्योमी वहाँ पे रोने लगता है, और उबुयाशी उसको पूरी प्लानिंग बताता है कि मोजाम मुझसे 5 दिन के अंदर मिलने वाला है, और इसके बाद तुम्हें मुझे चारा बना के उसको मारना होगा। और तभी ग्योमी बोलता है कि आपको क्यों लगता है कि माइकल जैक्सन आपको मिलने के लिए आएगा? और इसके बाद हमें बताया जाता है कि उबुयाशी की जो फैमिली है ना वो फ्यूचर को भी देख सकते थे, इस कारण उन्होंने काफी ज्यादा पैसे कमाए और गरीब लोगों की काफी मदद भी की। और मास्टर ना ये काम केवल ग्योमी को बताते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि बाकी का हाशिरा इस पे एग्री नहीं करेंगे, और ग्योमी भी वहाँ पे एग्री कर जाता है उस बात के लिए। और तभी माइकल जैक्सन का सर वापिस आ जाता है, और तभी मास्टर की बात याद आती है ग्योमी को, जहाँ पे मास्टर ने बताया था कि अगर मोजान सर कटने से नहीं मरेगा तो वो केवल सनलाइट
में ही मरेगा और इसके लिए मुजान को सुबह तक रोक के रखना होगा, लेकिन ये काम काफी ज्यादा इम्पॉसिबल टाइप था। और इसके बाद माइकल जैक्सन जो होता है वो ग्योमी पे अटैक करता है और ग्योमी भी अपना थर्ड ब्रीदिंग का यूज करता है और माइकल जैक्सन के ऊपर अटैक करता है। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे सभी हाशिराज पहुंच जाते हैं और वहाँ की हालत को देख के काफी ज्यादा घबराने लगते हैं। और इसके बाद ग्योमी सभी हाशिराज को बताता है कि यही बंदा माइकल जैक्सन है और इसका सर हम काट देंगे, उसके बाद भी ये नहीं मरेगा। और भाई बस वहाँ पे माइकल जैक्सन के नाम सुनने की कमी थी, वहाँ पे सभी हाशिराज एकदम रेडी हो जाते अपनी तलवार के साथ। उसके बाद सभी हाशिराज ना अपनी ब्रीदिंग का यूज करते हैं और सभी एक साथ माइकल जैक्सन के ऊपर अटैक करते हैं। और जैसे ही वो सभी लोग अटैक करने वाले थे ना भाई, तभी माइकल जैक्सन के फेस पे आती है एक क्रीपी सी स्माइल और इसके बाद तभी वहाँ पे ओपन हो जाता है इन्फिनिटी कासल का दरवाजा और सभी डीमन स्लेयर मतलब कि टोटल जितने भी डीमन स्लेयर और हाशिराज है ना जो यहाँ पे मौजूद भी नहीं हो गए, जैसे कि इनोसुके हो गए, जेनोत्सु हो गए, गेन्या हो गए, कनाओ हो गए, वो सब भी उसके अंदर आ जाते हैं। और हमें एक एक कर करके ना वहाँ पे सारे डीमन स्लेयर दिखाए भी जाते हैं और वहाँ पे भाई जेनोत्सु दिखाया जाता है जो कि भाई बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ था, एकदम फोकस था वो उस टाइम पे। और भाई यहाँ पे जेनोत्सु एकदम बदल चुका है। और तभी माइकल जैक्सन तांजीरो को हंसते हुए बोलता है कि भाई तुझे क्या लगा था तू मुझे इतनी आसानी से हरा देगा क्या, आज तुम सब नर्क में जाने वाले हो। और इसके बाद तांजीरो फिर से नीचे गिरने लगता है और वो बोलता है कि यहाँ पे केवल एक ही है जो कि नर्क में जाएगा और वो और कोई नहीं, तुम हो माइकल जैक्सन। और भाई यहीं पे डीमन स्लेयर का सीजन 4 हो जाता है खत्म। और मुझे पता है कि इस वीडियो पे व्यू तो आने हैं नहीं और ना ही आप लोगों को पसंद आना है, बट मैंने सोचा कि भाई मुझे ये एनीमे अच्छा लगता है तो मैं अपने याद के तौर पे इसको एक्सप्लेन करूंगा। इसमें कोई इंटेंशन नहीं है मेरा पैसा कमाने का या फिर कुछ, क्योंकि इसमें पैसे बनने ही वाले नहीं है, बट मेहनत तो मेरी काफी ज्यादा लगी है इसमें। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि भाई एक काफी प्यारा सा एनीमे मुझे नजर आया है और मैं सोच रहा हूँ उसी को एक्सप्लेन किया जाए। मुझे काफी क्यूट सा एनीमे लगा। अगर आपने द क्यूट एंजल देखा होगा ना तो भाई सिमिलर सा मुझे कुछ वो एनीमे लगा, बहुत ही प्यारा सा एनीमे है। तो मैं अभी सोच रहा हूँ कि उसको अगला एपिसोड उसका लाया जाए, मतलब कि फर्स्ट एपिसोड। तो एक बार आप लोग रिएक्शन बताना उसका। तो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।